Okay, dear friends, welcome to the eighth episode of Manthan. Actually, how GS traveled this week. This is our theme. तो as I have told you earlier, मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊं कि इसमें बेसिक फाउंडेशन की गुंजाइश ही नहीं। अगर हम कोशिश भी करें तो हम अपने उद्देश्य भटक जाएं। हमारा उद्देश्य इसमें बहुत ही सिंपल है कि आपने जो पहले से जीएस पढ़ रखा है उसमें वो जीएस रुका हुआ नहीं है। आप पैक करके अपने ताखे पर उसे नहीं रख सकते। आपको हर वीक में देखना है क्योंकि जीएस ट्रैवल कर रहा है। अब एक बार इंटरनेशनल रिलेशन पर निगाह डालता हूं तो कहां क्या हो रहा है वो दिख रहा है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड ने पहल की है। न्यूट्रल फेस उसका भी नहीं है। 15 और 16 जून को जब आप में से बहुत लोग प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो स्विट्जरलैंड में गर्मा गर्म बहस चल रही होगी इस वॉर को रोकने का कि भाई क्या 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 ऑप्शन तलाशा जाए। लेकिन जैसा कि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं आरपी सर, मतलब ये रामलीला विदाउट राम है। रशिया को इनवाइट नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा पहले हम लोग तय कर लेंगे और तब ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स भी नहीं, रशिया को छोड़कर बाकी जो ब्रिक्स कंट्री है वो डिसाइड करके रूस को खबर करें कि भाई ये निर्णय हुआ है, तुम्हें मानना है, और रूस मान लेगा। और सबसे बड़ी बात है ब्रिक्स के जो बाकी मेंबर्स हैं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। ब्राजील ने कहा, लूला ने जो वहां का हेड है, हमें नहीं जाना। अब मोदी जी के पास यानी भारत में हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर। यहां लॉबिंग करने की इंडिया का आना बहुत आवश्यक है। चाइना का शी जिनपिंग ने भी अभी तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन आपको पता है शी जिनपिंग का क्या निर्णय होगा। अब आरपी सर, आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें शरीक होना चाहेंगे या नहीं, आपका क्या अनुमान है? जी, थोड़ा जोखिम तो है लेकिन जी मुझे लगता है कि अगर बाकी ब्रिक्स के देश नहीं जा रहे हैं और चाइना का स्टैंड उसके पहले क्लियर हो जाता है तो इंडिया डेफिनेटली अपना जो मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है उसके तहत वो ब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाना चाहेगा। ब्रिक्स का एक जो अपना डिसीजन है कि ये ब्रिक्स का स्टैंड है, तो ब्रिक्स अपना स्टैंड लेता है तो ब्रिक्स के स्टैंड से इंडिया डेफिनेटली वो काम करेगा। मतलब लेकिन कि नहीं जाएगा। हाँ, मतलब कि नहीं जाएगा। जी ठीक है, तो एक तो इधर चल रहा, उधर गाजा वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इसी बीच ईरान का चाबहार पोर्ट पर आज भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक एक ब्रेकिंग न्यूज है। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम राइसी जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनका सडन डेथ हो गया। वह भी इंटरनेशनल रिलेशन में एक कौतूहल पैदा कर रहा है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रिपरकशन क्या हो सकता है। फिर थोड़ा यह भी देखेंगे कि इसको हम एक नेचुरल मौत माने या नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं कि अमेरिका लॉबिंग कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ कि इजराइल के साथ आप संबंध सुधारो। चाइना लॉबिंग कर रहा था ईरान के साथ कि आप सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंध सुधारिए। अब सऊदी अरेबिया के पास अमेरिका भी अपना पत्ता फेंक रहा है और चाइना भी अपना पत्ता फेंक रहा है। एक का कहना है कि आप ईरान के साथ आ जाइए, दूसरे का कहना है आप इजराइल के साथ आ जाइए। और एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पिछले एक दशक से यूएसए इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए जो जद्दोजहद किया था उसको इजराइल और बेन्यामिन नेतन्याहू ने मिट्टी में मिला दिया, जिसमें आज तक की सबसे बड़ा सक्सेस था अब्राहम एकॉर्ड। आप सभी लोगों को पता है, हालांकि शुरू हुआ था कैंप डेविड समझौते से, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड ने उसको वर्चुअली मान्यता दिलवा दी थी। उसको इसने पूरी तरह से, तो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी तो यही चल रहा है। बाकी साउथ एशिया में कोई नया डेवलपमेंट अभी नहीं दिख रहा है। और इस वीक में
इकोनॉमी में एक एक गौरव सर के लिए टॉपिक ही है कि हाउ इज इंडिया डीलिंग विथ ए स्लो डाउन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में स्लो डाउन हो गया है और इंडिया उसको कैसे डील कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आप इकोनॉमी में एक दो मुद्दे को देख रहे होंगे, जिसमें एक है कि भाई एक मैंने आर्टिकल देखा जिसमें इंडिया और चाइना का कॉम्पिटिटिव स्टडी किया गया कि कंपैरिजन इस आधार पर कि कंजम्पशन कहां ज्यादा है, चाइना में है इंडिया में। एक मिनट में आप बताएंगे कि जिस कंट्री में कंजम्पशन ज्यादा होगा उसको इकोनॉमी का लाभ बताइए एक मिनट में बच्चों का, क्योंकि आपके लिए दूसरा टॉपिक प्रतीक्षा कर रहा है। जी सर। सर, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में हमेशा एक सेल्फ रिलायंस अधिक रहता है और हमेशा जो उसका ग्रोथ है वो एंडोजेनस का मतलब वो ग्रोथ बाहरी कारकों पर या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो कंजम्पशन हाई रहने का हमेशा एक एडवांटेज है, किंतु साथ ही एक दुष्प्रभाव भी है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी अल्टीमेटली सेविंग्स में थोड़ा सफर करेंगी और उनका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमेशा एक दो धारी तलवार है। अगर कंजम्पशन बहुत अधिक बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट सेविंग सफर करेंगे, और कंजम्पशन अगर बहुत कम हो जाएगा तो उसके कारण फैक्ट्री फिर इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहेगी। तो कंजम्पशन का अधिक होना या कम होना दोनों ही केस में इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इसीलिए कंजम्पशन समवेयर एक 60-70% के स्वीट स्पॉट में रहे तो अच्छा है, जो कि भारत के केस में लगातार हम पिछले 10-15 वर्षों से देख रहे हैं। अभी तो हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। इन्वेस्टमेंट लेड से कैसे कंजम्पशन लेड में जाए। चलिए, आपका विचार है, बहुत अच्छा है। अब हम आरपी सर के सामने एक सवाल ये रखेंगे कि हमने एक आर्टिकल देखा और बहुत अच्छा लगा, और आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, हालांकि आपके लिए एक दूसरा टॉपिक प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बीच में इसकी चर्चा थोड़ी हो जानी चाहिए। जैसे साउथ एशिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नजीर माना जाता है, टेम्पलेट माना जाता है। खास के हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मोर और लेस साउथ एशिया के जुडिशियरी ने अपनाया हुआ है। और साउथ एशिया में जुडिशियरी अगर ना रहे तो एक वीक में गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर बचा रहा है साउथ एशिया को जुडिशियरी। अब इंडियन जुडिशियरी में ऐसा देखा गया, एक एक्सपर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि यह इंडियन जुडिशियरी कभी ऐसा थी कि किसी भी जो कोई इशू आ जाता था, मुद्दा आ जाता था उसका, जैसे सीएए का मुद्दा ही आ गया, कश्मीर का मुद्दा आ गया, या कोई भी ऐसा इशू आता था तो इसका बड़ा ही बारीकी से अध्ययन करके और तब ये अपना वर्डिक्ट पास करती थी। लेकिन अभी जुडिशियरी थोड़ा सा नो के मूड में है कि कोई भी बड़ा मुद्दा पहुंचता है तो बहुत दिल लटक जाता है, उसके बाद एक ना का जवाब आ जाता है कि नहीं। जैसे इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर ही जो फॉर्मेशन ईसीआई का हुआ, गवर्नमेंट ने 2024 में जो बिल पास किया उस पर जुडिशियरी का नो आ गया कि यस कोई बात नहीं है। जैसे पब्लिक ने कोई लिटिगेशन डाला, जुडिशियरी ने कह दिया कि वो ठीक है, वी हैव नॉट टू इंटरफेयर इनटू दिस मैटर, वी हैव नॉट टू इंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ सीएए या ऐसे किसी भी मुद्दे पर। तो मतलब उस विद्वान ने चिंता व्यक्त की कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म कभी हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था अब कमजोर पड़ रहा है क्या? बस थोड़ा शॉर्ट में आप बताएं। जी, अभी ये पूरी बात इसी बात से उठी है जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जया ठाकुर केस है 2024 का ही। बिल्कुल बिल्कुल, आपने केस का नाम भी बहुत जी। सही लिया। तो जया ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हमने 1 साल पहले ये बोला था कि इलेक्शन कमीशन के जो कॉलेजियम में एक सीजेआई भी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन एंड कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 बनाया उसमें सीजेआई हटाकर लॉ मिनिस्टर को रख दिया। तो केस फाइल हुआ, और सर केस फाइल होने का आधार था, उसको बोलते हैं टारगेटेड लेजिस्लेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि अगर संसद कोई ऐसा कानून विधान बनाती है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करना ही है या उसके अगेंस्ट जाना है, तो पिटिशनर्स का मानना है, या जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट शायद एक्टिविस्ट अब उतना नहीं रहा, ऐसे आलोचकों का मानना है कि टारगेटेड लेजिस्लेशन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस आधार पे और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला दिया
कि देखिए टारगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का अपना विजडम है और पार्लियामेंट का विजडम किसी भी तरीके से जो डिसीजन है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा रहा है, हेंस यह पूरी तरीके से संवैधानिक है। ओके, गुड। तो माय स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार आपसे वी आर सीकिंग पार्डन, क्योंकि हम जब रेगुलर हमारा क्लास होगा उसमें एक एक टॉपिक को बहुत विस्तार से बेसिक फाउंडेशन फिर एडवांस फाउंडेशन उसमें हम डिटेल्स में कवर करेंगे। ये हमारा मंथन प्रोग्राम। तो मंथन प्रोग्राम का मतलब यह है कि आप एक वीक तक जो पढ़ते हो या आपने जनरल की तैयारी की है तो आपके दिमागों का मंथन करना है। तो आप यह सोचेंगे ताकि आपका जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल हो। लेकिन तब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि अगर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो कम से कम एक्सटेंड तो आप देखेंगे, आपको पता तो चलेगा, करंट में इंटरेस्ट तो होगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो नोटिस तो करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए भी ये आई ओपनर होगा। इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए, हम सौरभ सर के सामने मुद्दा रखना चाहेंगे। पहले मैं टॉपिक बता दूं, इंडिया ईरान रिलेशंस ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ कोऑपरेशन। ये मैंने पिछले वीक में आपको संकेत किया था, आज फिर उसकी चर्चा करके, विशेषकर जो ईरान में अभी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने जा रहा है और उसकी जो नौबत आ गई है प्रेसिडेंट के सडन डेथ के बाद, यानी उनके एक्सीडेंटल डेथ के बाद, उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे और ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हल्का सा हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक एक हाउ इज इंडिया डीलिंग विथ अ स्लो डाउन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये गौरव सर आपकी चर्चा करेंगे। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड गवर्नेंस पैरालिसिस, इस पर आपको आरपी सर बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। और इन्वायरमेंटल एक्सीजेंसीज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट माइनिंग, ये सब की हिंदी में भी टाइटल मौजूद है, क्योंकि दोनों टाइटल बोलने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने दिया है। तो हम अभी पहले अब सौरभ सर को ही कहेंगे कि जो पर्यावरणीय आवश्यकता और जो खनन उद्योग की समस्या है, यानी एक्स्ट्रावेगेंट ऑफ माइनिंग है, क्योंकि आज जो पर्यावरण का संकट है उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, उसमें एक डायमेंशन माइनिंग है। तो हम सौरभ सर से ये सवाल करना चाहेंगे कि यह आखिर हमारा ये दुविधापन तो हमेशा रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी बचाना है, डेवलपमेंट भी करना है, ट्राइबल कम्युनिटी को भी बचाना है, ह्यूमन राइट्स को भी बचाना है, रिसोर्सेस को भी बढ़ाना है, और हम वर्ल्ड इकोनॉमी से compete कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी पर या 35 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं 2047 तक। तो माइनिंग तो करनी पड़ेगी, और माइनिंग करनी पड़ेगी तो दूसरी समस्या हो जाएगी। आपके अंदर एक इकोनॉमिस्ट और एक इन्वायरमेंटलिस्ट दोनों बात करें कि कैसे इसका हल किया जाए। सर, माइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या तो है, और पर्यावरणीय प्रभाव माइनिंग के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कहीं पर भी अगर माइनिंग हो रही है तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ये सब माइनिंग से होते ही होते हैं। साथ में माइनिंग से होने वाले दुष्प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, माइनिंग से होने वाले दुष्प्रभाव कम्युनिटी पर भी पड़ रहे हैं। उस पूरे एरिया में रहने वाली कम्युनिटी, उनके सिविल राइट्स, इसके अलावा ट्राइबल्स के राइट्स माइनिंग से कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाते हैं। अब इनके साथ साथ जो बेसिक राइट है ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, ये भी कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाता है माइनिंग के कारण से। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखें तो माइनिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि माइनिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है रॉ मटेरियल के लिए, और रॉ मटेरियल हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाता है। तो बिना रॉ मटेरियल के हम इकोनॉमी को भी नहीं चला पाएंगे, और हम जो एक्स्ट्रावेगेंट माइनिंग अगर हम कर रहे हैं या इलिसिट या इनऑर्डिनेट माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पंप इन तो मिल रहा है, लेकिन अब एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, और एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स अगर होंगे और उन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर हमको करना है तो उसमें भी हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम एक तरफ से ये कहें कि इकोनॉमी में हमने एक तरफ से पैसा कमाया माइनिंग करके और दूसरी तरफ पैसा गवा दिया सिर्फ एनवायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके, तो हमने बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि हमें सस्टेनेबल माइनिंग की आवश्यकता है।
सस्टेनेबल माइनिंग को समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि माइनिंग किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग दुष्प्रभाव डाल भी रही है। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको अभी उदाहरण देखने मिलते हैं जो भारत में ही हुए, कॉन्करेंट भी है। जैसे सोन नदी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, वहां पर रेत का उत्खनन हो रहा था और सोन नदी के पूरे तल को ही उन्होंने उत्खनन कर दिया और फ्लड और ड्रॉट जैसी कंडीशन वहां पर आने लगी, सूखे जैसी कंडीशन सोन नदी के पूरे वैली में आने लगी। दामोदर वैली में बॉक्साइट और बॉक्साइट की माइनिंग होने के कारण से हमेशा पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क में होने वाली आयरन ओर की माइनिंग के कारण से वहां के आसपास के जल स्रोत भी प्रदूषित हो गए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो माइनिंग के अलग अलग प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर हो जाते हैं। जैसे सैंड माइनिंग की अगर हम बात करें तो सैंड माइनिंग से उड़ने वाली डस्ट एयर को पोल्यूट करती है। सैंड माइनिंग से निकलने वाले और भी पोल्यूटेंट जैसे आसपास के जल स्रोतों को प्रभावित करते हैं। साथ में मृदा का अपरदन अथवा इरोजन भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैंड माइनिंग के साथ साथ। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो माइनिंग का दुष्प्रभाव कोस्टलाइन पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और कोस्टल माइनिंग सबसे ज्यादा है भारत में। अगर हम पूरी माइनिंग को अगर हम चित्रांकित करें तो सबसे ज्यादा होने वाली माइनिंग लगभग 20% माइनिंग ऑफशोर है अथवा कोस्टल है। अब कोस्टल माइनिंग में 3 तरीके से माइनिंग की जाती है। एक है ड्रेजिंग जिसमें छोटे छोटे वेसल्स को लेकर के समुद्र के तल पर फिराया जाता है जिससे कुछ मिनरल्स निकाले जा सके, कुछ खनन कुछ उत्पादन किया जा सके। दूसरा है कोरल माइनिंग जहां पर कोरल रीफ से स्टोन्स, जेम्स, इन सारी चीजों की माइनिंग की जाती है। और तीसरा है कोस्टल माइनिंग जहां पर कोस्ट लाइन से ही डायरेक्टली सैंड की माइनिंग की जाती है। अब ये पूरे के पूरे कोस्टल इकोसिस्टम को भी खराब कर रहे हैं, वहां के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को खराब कर रहे हैं, एस्चुरीज को तोड़ रहे हैं, कोरल रीफ्स को तोड़ रहे हैं, वहां पर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। लो टाइड और हाई टाइड लाइन के जितने भी एरियाज हैं उसमें मड फ्लैट का क्रिएशन हो रहा है। तो इन सारी चीजों से कोस्ट लाइन भी प्रभावित हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो माइनिंग का अत्यधिक प्रभाव, खासतौर पर मेजर मिनरल्स का प्रभाव। अब मेजर और माइनर 2 प्रकार के मिनरल हैं जिसको माइन डेवलपमेंट एक्ट 1957 ने डिफाइन किया है। मेजर मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये फ्यूल मिनरल्स हैं। यूरेनियम, आयरन, ये मेटल मिनरल्स हैं। माइका, ये नॉन मेटल मिनरल्स हैं। और फिर माइनर मिनरल्स हैं जैसे सैंड अथवा रेत जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो मेजर मिनरल की माइनिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जैसे कि थोरियम और यूरेनियम। अब वो पूरे के पूरे कोस्टलाइन को भी तोड़ते हैं, साथ में उनके वेस्ट से आसपास का पूरा एरिया प्रभावित हो जाता है। वो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का भी एरिया है। तो यहां पर भी विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव हमको देखने मिलते हैं माइनिंग से। अब माइनिंग के केवल और केवल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, माइनिंग के बायोडायवर्सिटी पर भी बहुत प्रभाव है। वनी क्षेत्रों में खासतौर पर फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है। वाइल्ड लाइफ पर इल इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है माइनिंग के कारण से। अब माइनिंग जहां पर भी हो रही है हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी वहां पर पोल्यूट हो रहे हैं। खासतौर पर 2 प्रकार के अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हम बोलते हैं, एक एक्वाफर जो हमारे सतही जल स्रोतों से जुड़े हुए होते हैं और एक्वाटार्ड जो कि जुड़े हुए नहीं होते। एक्वाटार्ड तक पोल्यूट हो रहा है जो कि सतही सोर्सेज से जुड़े हुए नहीं है, वो भी पोल्यूट हो रहे हैं माइनिंग के कारण से। तो माइनिंग के अत्यधिक दुष्प्रभाव, लेकिन एक सतत खनन की तरफ हमें जाना होगा अथवा सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ हमें जाना होगा। उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे रेगुलेशंस भी बनाए। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन सब ने माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने प्रभाव लिए। जैसे सबसे पहले अगर फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1946 से ही ये सब शुरू हो गया था, जहां पर फैक्ट्रीज और माइनिंग से होने वाले किसी भी वेस्ट मटेरियल या एफ्लुएंट को पहले ट्रीट करना होगा, फिर उसके बाद हम एनवायरमेंट में डाल सकते हैं। फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1972 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से वाटर रिसोर्सेज में और एयर में किसी भी तरीके का एफ्लुएंट को डायरेक्टली नहीं भेजा जा सकता है। और साथ में इन सारे एक्ट्स ने एक स्टैंडर्ड को बना दिया है, जिस स्टैंडर्ड के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि यदि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव इस स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो उसको तुरंत रोक लिया जाए। रोकने के लिए भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके द्वारा और
विभिन्न एक्ट के द्वारा और उसी के अमेंडमेंट्स के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग कैटेगरीज में माइनिंग को रोका गया। साथ में एनवायरमेंटल ऑडिट कराई गई, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज और माइनिंग एरियाज में होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हर साल इन सारी माइंस अथवा फैक्ट्रीज या उससे निकलने वाले पदार्थों को जहां पर भी हम प्रोसेस करते हैं, उन सारी जगहों का एक एनवायरमेंटल ऑडिट हर साल फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। तो ये भी किया जा रहा है। साथ में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 1992 के द्वारा भी माइनिंग को रेगुलेट किया गया, जहां पे ना सिर्फ माइनर मिनरल जैसे सैंड बल्कि मेजर मिनरल को भी रेगुलेट किया गया। मेजर मिनरल जो भी है, चाहे वो फ्यूल हो, नॉन फ्यूल हो, मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, उन सबको एक कंपलसरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है। अब ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस नहीं है, इसमें फॉरेस्ट की भी क्लियरेंस है, इसमें कम्युनिटी की भी क्लियरेंस है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्लियरेंस भी है, वहां के क्षेत्रों अथवा वहां की कम्युनिटी पर होने वाले प्रभावों या उनके किसी ऑब्जेक्शन के बारे में क्लियरेंस को लेना आवश्यक है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल के द्वारा। अब वो माइनिंग कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, जब मेजर मिनरल्स की माइनिंग की जा रही है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइनर मिनरल्स अपने आप इको सेंसिटिव जोन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इको सेंसिटिव जोन्स क्या कहा? जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के साथ साथ जब हम सैंड माइनिंग की बात करते हैं तो सैंड माइनिंग में हमने ये देखा कि 5 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर से कम भूमि पर भी अगर किसी प्रकार का उत्खनन रेत का किया जा रहा है तो वहां पर भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता आ जाती है। साथ में 2006 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्क्स और जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में एक बफर जोन के जैसा बनाया। बफर जोन नहीं कहेंगे हम, एक शॉक एब्जॉर्बर जोन बनाया जिसको बोल दिया गया इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन ऐसे थे जो नेशनल पार्क अथवा बायोस्फीयर रिजर्व अथवा रिजर्व फॉरेस्ट के चारों तरफ बनाए गए और इन जोन्स को नो गो जोन के जैसे देखा गया, जहां पर किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं की जानी चाहिए। अब 2006 सिंस 2006 इको सेंसिटिव जोन एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसे भी काम कर रहे हैं, वो भी इसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अब इसमें हम एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिया गया है, मेंस के और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चन रखे गए हैं और आपके जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो डाला गया है उसमें मेंस का क्वेश्चन है कि इलीगल एक्टिविटीज अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट ओनली अ थ्रेट टू एनवायरमेंटल बट आल्सो अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और इको सेंसिटिव जोन, जो आपने क्लियर ही कर दिया, अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सच एरियाज। तो आपने माइनिंग को किस तरह से कर्व डाउन किया जाए, माइनिंग को किस तरह से रेगुलेशंस है वो भी आपने क्लियर कर दिया। सस्टेनेबल माइनिंग क्या है इसको भी आपने संक्षिप्त में बता दिया। हाउ टू कर्व डाउन इलीगल माइनिंग इन इंडिया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। सर, इसमें दो चीजों के बारे में हमें समझना जरूरी है। मैं इन दोनों पॉइंट को अलग अलग समझा देता हूं। पहली बात तो इलीगल माइनिंग हो क्यों रही है और इसको कर्व डाउन करने के प्रोसेस में सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हमारे लिए जरूरी होगी। इलीगल माइनिंग के बहुत सारे रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के थ्रू और भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बहुत सारे रेगुलेशंस के थ्रू हमको ये समझ में आता है कि स्टेट के पास अपना एक राइट है एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए किसी भी माइनिंग क्षेत्र के लिए, और सेंटर के पास भी राइट है उसको क्लियरेंस देने के लिए या अथवा माइनिंग को टर्मिनेट करने के लिए। अब कई बार ये होता है कि स्टेट्स अपने नेशनल पार्क्स अथवा बायोस्फीयर रिजर्व अथवा प्रोटेक्टेड या रिजर्व फॉरेस्ट, अब इसमें एक टर्म ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आ जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट मोस्टली वो है जो नो गो फॉरेस्ट है, जहां पर कंप्लीट प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ को भी और फॉरेस्ट को भी। यहां पर किसी भी तरीके की नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास के स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड होते हैं, जिनको कई बार जो लोकल कम्युनिटी है अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए उपयोग कर लेती है, वहां पे कभी कभी माइनिंग भी करती है। तो इन सबको जोड़ करके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी नो गो जोन्स या नॉन परमिटेबल जोन्स बना दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस के थ्रू भी
ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के चारों तरफ किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो कि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो सकती है, जैसे इंडस्ट्री अथवा माइनिंग अथवा कचरे का डाला जाना, ये सब रोक दिया गया। अब इन नॉन फॉरेस्टेड एरियाज और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज को कंट्रोल करने के लिए लोकल कम्युनिटीज आ जाती हैं, और लोकल कम्युनिटीज के साथ कहीं ना कहीं उन रेगुलेशंस के आने के पहले से लोकल कम्युनिटीज वहां पर हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उन लोकल कम्युनिटीज को किसी ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू भी सपोर्ट कर देती है। तो अब वहां पर ट्राइबल्स, लोकल कम्युनिटीज, नॉन लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट, ये एक पूरा नेक्सस बन जाता है। अब गवर्नमेंट वहां पर साइलेंट पार्टनर, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट साइलेंट पार्टनर बन जाती है, और लोकल कम्युनिटीज और नॉन लोकल कम्युनिटीज उन पूरे एरियाज को टेक ओवर करके एक तरीके का माफिया बना लेते हैं, जो माइनिंग माफिया बन जाता है। वो माइनिंग माफिया इनऑर्डिनेट माइनिंग करते जाते हैं। नॉन लोकल्स अथवा ट्राइबल्स के साथ भी उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं बन पाती और वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, लेकिन वो माफिया कॉन्टिन्यूसली माइनिंग करते रहते हैं, और स्टेट और सेंटर की इस रिफ्ट के कारण से और एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लूपहोल से ये इलीगल माइनिंग कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, खासतौर पर सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व जो राजस्थान में अभी है, और ये पूरा इशू ही उस कारण से आया। सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व के आसपास के लगभग 1 किलोमीटर एरिया में और सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर भी कई जगह पर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन की माइनिंग चल रही है। उस माइनिंग को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कई रेगुलेशंस लाए, लेकिन वो रेगुलेशन मार्क नहीं हो पाए, क्योंकि सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व की बाउंड्री मार्क नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत जगह पे लोकल कम्युनिटीज रहते थे, बहुत जगह पर नॉन लोकल्स भी रहते थे, और वो सॉफ्ट बाउंड्री बना दी थी कि अच्छा यहां पर है, यहां पर नहीं है। एक हार्ड बाउंड्री मैप पे सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व की हम बना ही नहीं पाए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट पर यह केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी पूरी बाउंड्री हमको बनाना चाहिए और एक नो गो जोन बना देना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन बना देना चाहिए, और वहीं से इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट भी आया। शुरू में यह बोला गया कि इको सेंसिटिव जोन किसी भी नेशनल पार्क अथवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर दूर तक होनी चाहिए, जिससे 10 किलोमीटर दूर तक किसी प्रकार की कोई माइनिंग ना हो सके। इस पे वाद विवाद होता रहा। बहुत सारे स्टेट्स इसमें नहीं चाहते थे कि इतनी लंबी जोन बने, क्योंकि माइनिंग उन पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज में अच्छे मिनरल्स और ओर्स मिल जाते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए भी अब स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूंसी में केस चलता रहा, और ये केस अभी 2024 तक भी चल रहा है, वही केस जो सरिस्का से रिलेटेड है। और अभी वो इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री को नहीं बना पाए, और अल्टीमेटली 2024 में 15 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी हम सरिस्का और उसके आसपास के 1 किलोमीटर एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन मानेंगे, और वहां पे किसी तरीके की माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और वहां पे जो भी माइनिंग हो रही है उसको तुरंत रोक दिया जाए। और ऐसी 68 माइंस हैं जो कि सरिस्का के अंदर भी चल रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल माइनिंग को कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन लूपहोल्स कहीं ना कहीं रोक लेते, और सेंटर के फ्रेमवर्क अथवा सेंटर की गवर्नेंस उसको काउंटर नहीं कर पाती है। एनजीटी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, उनके भी रेगुलेशंस काउंटर नहीं कर पाते, क्योंकि पिछले 12 साल में भी सरिस्का के उन सारे क्षेत्रों से उन माइनर्स को नहीं निकाला जा सका। राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं उन माइनर्स को सपोर्ट कर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, इलीगल माइनिंग कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से होती है। अब इसको रोका कैसे जाए? 2 तरीके से रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हम सस्टेनेबल माइनिंग को लेके आए। सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सारे एस्पेक्ट्स को हम देख करके चलें। इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हो, सोशल प्रॉब्लम्स ना हो, कम्युनिटी के साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ कोई सप्रेशन ना हो, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में खासतौर पर क्लीन एनर्जी का उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग, वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाना चाहिए। उस पूरे एरिया में कहीं पर भी अगर वाटर है, वाटर स्ट्रीम में ना जाने पाए, उसके पहले उसको प्यूरिफाई करके सस्टेनेबली उसको हटाया जाए वहां से। लैंड प्यूरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सॉइल इरोजन ना हो, उसको रोका जाना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में उसका दुष्प्रभाव ना हो, उसको रोका जाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन जितना कम हो सके उस माइनिंग के कारण से, उसको रोका जाना चाहिए। और खासतौर पर 2 मेजर प्रकार की माइनिंग जो भारत में होती है, एक तो ओपन पिट माइनिंग या कास्ट माइनिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी सॉइल को अपद्रित निकालते जाते हैं, इरोड करते जाते हैं और मिनरल निकाल लेते हैं, और फिर वो पूरा एरिया एज इट इज छोड़ देते हैं कई बार, या उसको ढक देते हैं, या फिर उसमें वेस्ट डाल देते हैं, जिसके कारण से पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। या फिर ड्रेजिंग वगैरह जो कोस्टल एरिया में होते हैं, ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमको लेकर के आनी चाहिए, जैसे कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इन सीटू माइनिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हमको निकालना है तो वहां तक जाएं और उसको स्पेसिफिकली वहां से निकाल के लाएं, और उस पर कितना कम प्रभाव उस पूरे एरिया में हम दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं।
सॉल्युबल माइनिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमको लेके आनी है तो हम उसको पानी में या अलग रसायनों में वहीं घोलकर वहीं से निकाल कर लेके आए, ताकि आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रभाव कम हो सके। तो ये सस्टेनेबल माइनिंग के कुछ प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। साथ में हमें लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक कॉन्टिन्यूम बनाना होगा, जहां पर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू जो हमारे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लूप होल्स हैं उसको रोकना होगा। माइनिंग कहीं पर भी अगर हो रही है उसमें कंपनसेटरी हमको फॉरेस्टेशन तो करना है, और कंपल्सरीली हमको लोकल कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट कराना है, सो दैट उसकी गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो माइनिंग माफिया है उसके अगेंस्ट में ये लोकल कम्युनिटीज आसानी से खड़ी हो सके, ताकि हम काउंटर इन कर सके और ट्राइबल राइट्स भी सप्रेस ना हो, कम्युनिटी राइट्स भी सप्रेस ना हो, और सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना हो। ओके, थैंक यू। आपने बहुत स्कॉलरली इसका जवाब दिया। मैं स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत पहले गौरव सर ने आपको सजेस्ट किया था कि आप पेन पेपर लेकर बैठिए, इसमें से कुछ बातें भी आपको याद रह गई तो एग्जाम हॉल में काफी होगा। बहुत बातें तो याद नहीं रहती है, लेकिन जब ये इलीगल माइनिंग की बात चली तो मुझे कुछ अपनी मेमोरी में आ गया, क्योंकि हमारे जो अधिकतर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं IAS IPS रैंक में, उनसे जब प्राय मेरी बात होती है तो अपनी सबसे बड़ा चैलेंज बताते हैं इलीगल माइनिंग का, कि हमें इलीगल माइनिंग को फेस करना पड़ता है। और उनको चैलेंज सिर्फ यही नहीं होता है कि इलीगल माइनर से फेस करना होता है, उनको चैलेंज इस बात से होता है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है कि कोई टफ एक्शन ना ले सके। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन थिंग। इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम 1 मिनट केवल गौरव सर को कहेंगे कि जो ओवरऑल जो माइनिंग सेक्टर है वो आपकी इकोनॉमी में कहाँ जगह रखता है, किस सेक्टर में, और उसका कंट्रीब्यूशन आपकी इकोनॉमी में क्या है, ये आप बताएं। जी सर। तो इकोनॉमी में अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें, उसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में लार्जली हम एग्रीकल्चर, जिसमें फिशिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, और साथ में माइनिंग, ये 2 एरियाज जोड़ते हैं। और इसका अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो ये विद इन इंडस्ट्री आता है। इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 हमारे सबसे बड़े क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर हम जीडीपी परसेंटेज के रूप में देखें तो लगभग 4% हमारा माइनिंग का शेयर है, और इसमें अगर हम मेटलर्जी और जोड़ दें तो लगभग 7% के आसपास इसका शेयर है। किंतु इसका जो सबसे अधिक लाभदायक पॉइंट है वो अब तक हम नहीं उठा पाए, वो ये है कि माइनिंग बहुत अधिक संख्या में जॉब क्रिएट करता है। माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट जॉब और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो माइनिंग को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही वो किसी माफिया के रूप में जॉब क्रिएट हो रहा हो, लेकिन लोकल लेवल पर जॉब जरूर क्रिएट हो रहा है। इलीगल माइनिंग होना अच्छी बात नहीं है, किंतु उसका सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी हमें लाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक बज़वर्ड की बात करते हैं, या हम लोग एक सॉल्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन सतह पर कामयाब नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ा देगा, तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो फूड इन्फ्लेशन प्लस लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये दोनों प्रॉब्लम हमें, तो सॉल्यूशन खुद कितना कारगर है ये भी कई बार देखना होगा। तो माइनिंग के लिए जो भी हम ऑल्टरनेटिव लाएं वो सस्टेनेबल भी हो और साथ में वो जॉब लॉस ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की ओर हमें देखना। ओके, थैंक यू। आपने कहा और अच्छी बात कही माइनिंग का इकोनॉमी में। अब मैं देखो एक्चुअली होता क्या है कि माइनिंग सेक्टर है, कोई एक सेक्टर को हम देखते हैं। हमने अपने स्टूडेंट से वादा किया है कि सोचने वाला प्राणी बनाऊंगा और उसमें हमारी पूरी टीम की का सहयोग चाहिए। तो क्या है कि पहली चीज तो जब मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ या उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो पहले हम खुद को अपने आप को स्टूडेंट के रूप में देखते हैं कि हमें क्या बोर्डम होता था पढ़ने के क्रम में। सो जब उनसे हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा चीजें स्पाइसी हो जाए। स्पाइसी हो जाए का मतलब थोड़ा मसालेदार हो जाए। खाना तो है ही, मसालेदार होने से थोड़ा उसका टेस्ट बढ़ जाए। तो आपका जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो माइनिंग से अगर मैं पूछूंगा तो सौरभ सर माइनिंग का जो हैजार्डस इंपैक्ट है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। गौरव सर चाहेंगे
कि मरती हुई मक्खी से थोड़ा घी निकाल लें क्योंकि इकोनॉमी वाले हैं, और आप अचानक ट्राइबल्स के राइट को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो सबके अपने अपने एजेंडे हैं। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी क्या कहती है कि माइनिंग सेक्टर में क्या प्रोटेक्शन आप चाहें? जी, मैं उस माइनिंग वाले पूरे टॉपिक पे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से 3 और आयाम में जोड़ना चाहूँगा, बड़े छोटे ही कम शब्दों में। पहला आयाम है कि इसकी दार्शनिक आलोचना है, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्रिटिसिज्म है पूरे माइनिंग का, क्योंकि माइनिंग एक शैलो इकोलॉजी वाले पूरे सिस्टम पे बन गया है। और जब तक हम लोग डीप इकोलॉजी की तरफ, यानी कि पर्यावरण से सही में, इस पे तो सौरभ सर बेटर बताएंगे, कि जब तक हम लोग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना नहीं सीखेंगे, तब तक ये सस्टेनेबल माइनिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट या डेवलपमेंट हमेशा ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी और शायद एक दूर की कौड़ी साबित होगा। और अभी तक वही चल रहा है हर जगह। ग्लोबल वार्मिंग निगोशिएशंस में भी यही बेसिक समस्या है। दूसरा इसकी समस्या है कि ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज की तरह ही माइनिंग को देखा जाएगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर से आता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, तो नेशनल रिसोर्स है और लाइसेंसिंग के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो फिर से वही जो हमने पहले भी मंथन में बात करी थी कि आपको कम्युनिटी रिसोर्स की तरह इस माइनिंग का उपयोग करना चाहिए। सो अदर देन पॉल्यूशन और इकोनॉमिक इश्यूज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट देखना है कि क्या माइनिंग जो भी हो रहा है उसका सब सर्व द कॉमन गुड, कम्युनिटी के लिए, सबके लिए क्या बराबर फायदा उसको मिल रहा है। एक दूसरी बात ये है। और तीसरा इसमें ट्राइबल वाला इश्यू सर ने उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी और एनजीटी ने भी जगत सिंहपुर उड़ीसा का जो पॉक्सो वाला कैंसिल हुआ था पूरा माइन, वो एग्जैक्टली इसी बेट्स पे कैंसिल हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी एरिया जहां माइनिंग होने वाली है और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, आप जाने ये एक बड़ी चीज है, लीगली ये करना पड़ता है, ठीक है, पॉलिटिकली थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा भी रहता है। तो अगर किसी माइनिंग से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स इतना है जहां से उनकी आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है, पहचान ही खत्म हो सकती है, तो हम ऐसे माइनिंग को होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे ट्राइबल्स का जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 21 है उनका बोलने वाला है, 14 है इक्वेलिटी वाला, ठीक है, तो जितना भी ये मूल अधिकार है, क्योंकि पहचान को समाप्त करके आर्थिक लाभ लेना निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से माना नहीं जाएगा। और इस चीज को ध्यान में रख के ही हमें माइनिंग पे अगले रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं छोड़ देते, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। सर, जीडीपी का कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम को चलाता नहीं है, वो उसका एक सिर्फ मेजरमेंट है। जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि हम अगर अगले साल इतनी जॉब क्रिएट करना चाहते हैं तो कितना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ टारगेट रखने पड़ेंगे, और टारगेट रखने पड़ेंगे तो कुछ आधारभूत माप बनाने पड़ेंगे। तो जीडीपी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। अब पसंद करें या ना करें, कहीं ना कहीं एक पैमाना तो तय करना पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन है, इतना बढ़ाना पड़ेगा, उससे इतनी जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबको फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जीडीपी का कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं है, किंतु आप इसे डेमोक्रेसी से जोड़ के देख सकते हैं। हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, ऑल्टरनेटिव इसका हमारे पास कोई नहीं, एक्चुअली है क्या कि जब हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे में अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी सोचेंगे, जिसमें हम लोग जिस रास्ते पर डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़े, बड़ा ही भीषण साइकिल में घिर गए। जीडीपी चाहिए तो माइनिंग चाहिए, माइनिंग चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। आरपी सर अपना रोना रोएंगे, आप चाहेंगे भाई रिसोर्सेस बढ़े, सौरभ सर कहेंगे कि भाई अब रिसोर्सेस क्या करेंगे, जब हम बचेंगे तभी तो रिसोर्सेस का इस्तेमाल होगा। तो ये कहीं ना कहीं, अब हम थोड़ा अगर यहाँ फिलोसॉफिकल हों तो हमारा ये मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। और तब हमें थोड़ा गांधी जी याद आ जाते हैं। अभी गांधी जी को याद नहीं करेंगे, ऐसे में याद करेंगे, क्योंकि तब ये सब हम लोगों को काम आएगा और हमारे स्टूडेंट्स की समझ को भी बढ़ाने में काम आएगा। फिलहाल हम एक सवाल करना चाहेंगे आरपी सर से कि देखिए, आप पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं,
और इधर रिसेंट में जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ना शुरू किया होगा, उसमें इनको भी कई चीजों में कंफ्यूजन होगा कि हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इन्होंने पिछले कुछ समय में ईडी और सीबीआई की चर्चा इतनी सुनी होगी, इनको लगा होगा कि अगर इंडिया में कोई सबसे पावरफुल एजेंसी है तो यही दोनों है। इनको एक मिनट के लिए डाउट होगा कि जो ईसीआई है, पता नहीं इसके पास पावर है भी कि नहीं, क्योंकि ये बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात तो करता है, पालन नहीं हो पाता है और हर बार इसका कंट्रावेंशन भी होता है और ये कई बार टूथलेस हो जाता है, क्योंकि पनिशमेंट देने की स्थिति में नहीं। ईडी के साथ है कि पता नहीं जब ये फॉर्म हुआ था तो कुछ दूसरे मकसद से आज इसने पुलिसिंग पावर भी ले लिया है, रिमांड पर भी लोगों को ले रहा है और अच्छे अच्छे नेताओं के छक्के छुड़ा रहा है। तो आपसे आपके सामने प्रश्न हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। जो पहला प्रश्न, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का एक बड़ा ही एक क्लास में एक बार था, तो उसने एक बच्चे ने बताया, बड़ा फंडामेंटल चीज उठाई। उसने कहा कि सर हम जीएस तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक जीएस में ये नहीं बताया जाता कि हम अमुक सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अब जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम गवर्नेंस की चर्चा भी नहीं सुनते थे। 90s के दशक में गवर्नेंस के बारे में थोड़ा वो सुनना शुरू किया और 2000 के बाद गवर्नेंस ज्यादा सुनने लगे। अभी चारों तरफ गवर्नेंस ही गवर्नेंस की चर्चा हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन चली गई हाशिए पर और गवर्नेंस हो गया इंपॉर्टेंट। तो हम पहले चाहेंगे आरपी सर, एक एक्सपर्ट होने के नाते आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस इन तीनों का अंतर बता दीजिए जी सर। बच्चों को संक्षिप्त शब्दों। ये बहुत ही इंटर रिलेटेड तीनों ही कॉन्सेप्ट हैं। उसमें सबसे आसान है समझना पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी क्या है कि जितना भी आप राजनीतिक चीज़ें देश में देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, कानून है, पुलिस है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चुनाव है, ये सब कुछ मिला के जो सिस्टम आपको दिखता है, समझ में आता है, उसको राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी कहा जाता है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं पेपर 2 में या पॉलिटी की तैयारी करते हैं, तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कुछ आर्टिकल्स उसमें निश्चित हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमको डेफिनेटली, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलता हूं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही संविधान होता है। लिखने वालों ने लिख दिया, लेकिन उसका मतलब क्या होगा ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ रिटन आर्टिकल प्लस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बात वहां खत्म हो गई। उसके बाद आता है संसद के बनाए हुए हजारों, विधानसभाओं के बनाए हुए हजार, लाखों 1 लाख कानून इंडिया में ऐसे हैं आज की डेट में जो कि इन्फोर्स्ड हैं सिंस 1947, विधानसभाओं के कानून को भी ले लिया जाए तो वो सारा, प्लस पॉलिटिकल पार्टी जिसका डायरेक्टली 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ छोड़ के कहीं कोई नहीं है, और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो सरकार ने बनाए हैं, जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो वैसे बहुत सारे रूल्स हैं, इन सबको बना के जो सिस्टम बनता है उसको पॉलिटी कहते हैं। अब जब इतना सिस्टम अब बना लिए, बना किसके लिए रहे हैं? भारत के लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। बना के छोड़ तो नहीं देना है। कितना भी अच्छा खाना बना ले और खाना किसी को खिलाए ही ना, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो ये तो हमने अच्छा खाना बना लिया, अब लोगों को खिलाना है। मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रफली कॉल्ड गवर्नेंस। बहुत सारे इसके डेफिनेशन हैं, और जैसा सर ने बताया 1989 से ये कहानी शुरू हुई, 1990 के दशक से वर्ल्ड बैंक ने इसको शुरू किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। अब क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस है इंस्टीड ऑफ क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट। पहले हम लोग क्या करते थे कि संस्थाएं हैं कि नहीं देखा जाए, हैं तो अच्छा मान लेते थे, लेकिन अब गवर्नेंस वाले मॉडल में, अब गवर्नेंस का हमेशा मतलब आप गुड गवर्नेंस ही समझेंगे। गवर्नेंस अपने आप में एज सच कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज गुड गवर्नेंस, क्योंकि बैड गवर्नेंस तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए गवर्नेंस मीन्स गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब ही यही है कि जितनी भी संस्थाएं हैं क्या उतनी हैं जितनी होनी चाहिए। पहला, अगर संस्थाएं उतनी नहीं है, जैसे आप चाड रवांडा में जाएंगे तो संस्थाएं ही नहीं, तो जब संस्थाएं ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई।
पहला तो स्टेज है गवर्नेंस का कि संस्थाएं उतनी होनी चाहिए जितना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपके समाज में जरूरत है। आपके समाज में कैग चाहिए तो कैग है कि नहीं। अब उसके बाद देखना है कि कैग क्या अपना काम करने के लिए सफिशिएंटली रिसोर्सफुल है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है, उसको जितना स्टाफ चाहिए, जितना बजट चाहिए, और आजकल जितने भी ऑडिटिंग या साइबर फ्रॉड या इकोनॉमिक फ्रॉड में डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है। तो अगर हमारे पुलिस में सीबीआई हो, ईडी हो, ऑडिट बॉडी हो, उसमें डिजिटल एक्सपर्ट नहीं है, फोरेंसिक ऑडिट नहीं कर सकते, तो रिसोर्स की कमी है। आदमी रख के क्या होगा अगर वो टेक्नोलॉजिकली कामयाब आदमी नहीं है तो ये तो दूसरा स्टेज हो गया। अब तीसरा स्टेज हो गया कि जब ये लोग अपना काम करने जाते हैं तो इनका बेसिक मोटिवेशन क्या है। और अभी चूंकि हमारी चर्चा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे है तो इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है सर। ये सभी विद्यार्थियों को समझना चाहिए। इन संस्थाओं के बनने में या इनके बैकअप लॉ में जरूर थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, हम वाद विवाद कर सकते हैं। इनको बेहतर बनाने के लिए भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख समस्या है वो इस बात की है कि जब ये संस्थाएं अपना कार्य करने जाती हैं तो इनके पे आरोप लग रहा है लगातार कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होके काम करती, ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई हमेशा पॉलिटिशियन को ही गिरफ्तार करती है या ईडी हमेशा पॉलिटिशियंस को ही गिरफ्तार करती है, लेकिन बिल्कुल डेटा है और डेटा बिल्कुल क्लियर है कि ईडी और सीबीआई दोनों का कन्विक्शन रेट इंडियन पुलिस यानी कि स्टेट पुलिस, इंडियन पिनल कोड जो था उसके कन्विक्शन रेट से काफी ऊपर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसको इन लोगों ने गिरफ्तार किया उसमें से ज्यादातर लोग छूट गए, बच गए, भाग गए, ऐसा नहीं है। सबके सब लगभग 97% कन्विक्शन रेट है सीईडी का। प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स इकोनॉमिक्स में जो भाग गए, जो और तरीके के इकोनॉमिक क्राइम्स में पकड़े गए, उनको गलत पकड़ा गया। प्रॉब्लम यही है सिर्फ कि चुनाव के पहले किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अरेस्ट करना, हमेशा अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना। और उससे भी बड़ी बात है, कमेंट है, नाम नहीं लेने की आवश्यकता है, कि ये पार्टी तो वॉशिंग मशीन है कि एक बार आप किसी को अरेस्ट करते हैं और फिर अपना दल बदल कर लेता है तो फिर उसके बाद ईडी उस पर स्लो हो जाता है। तो जो स्लो करने, एक्सेलेरेटर दबाने और न दबाने का जो कार्य है, अगर वो सरकार के पॉलिटिकल मोटिवेशन से चल रहा है सर, तो गवर्नेंस की ये सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा। तो हमको गवर्नेंस यहाँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। गुड, आपने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस का अंतर बताया। बस एक डायमेंशन चाहेंगे, आपने डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में गवर्नेंस को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, लेकिन अफसोस ये है इसका एक डायमेंशन कि गवर्नेंस शब्द, जैसा कि आपने कहा कि यह वर्ल्ड बैंक ने इस शब्द का प्रयोग शुरू किया, आईएमएफ ने भी इसका यूज किया, और फिर गुड गवर्नेंस आपने सही कहा, जब गवर्नेंस का मतलब ही गुड गवर्नेंस है। लेकिन तब होता है जब ग्लोबलाइजेशन के साथ ये टर्म ने काफी जोर पकड़ा। इसमें हमें इसका एक डायमेंशन न्यू कॉलोनियल भी लगता है। कहेंगे क्यों? तो एक तो हमारा गवर्नेंस का मानक इंटरनेशनल बनाया जाता है और वेस्टर्न पैरामीटर्स पर हम खड़े उतरते हैं तो गुड गवर्नेंस है, नंबर 1। नंबर 2 कि हम अगर फॉरेन कैपिटल के लिए, फॉरेन गुड्स के लिए अपने पोर्ट्स पर और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर उनको देते हैं तो हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस एंड गुड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। नहीं तो ईज ऑफ डूइंग, आप कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय बैड बिजनेस है जी। और फिर उसके बाद उनकी जो क्रेडिट एजेंसी होती है वो हमारा डाउनग्रेड कर देती है, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो गवर्नेंस, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई स्टेटमेंट दिया था कि द मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ज्यादा दखलंदाजी ना करे और मार्केट को खुला छोड़े, मार्केट को अपना काम करने दे। तो इसका एक डायमेंशन न्यू कॉलोनियल भी हो सकता है क्या? जी सर, ये पूरा डिबेट जाता है सर कोल्ड वॉर खत्म होने से
क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होते ही एक अमेरिकन हेजिमोनी शुरू हुआ, क्योंकि दो सुपर पावर थे, एक नहीं रहा। और जब दुनिया में एक ही सुपर पावर रहता है तो उसको हेजिमोनिक पावर कहा जाता है। अच्छा, हेजिमोनिक पावर का बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक ही पावरफुल कंट्री है, अनडिस्प्यूटेड है, जैसा कि यूएसए था आफ्टर कोल्ड वॉर फॉर एटलीस्ट 15-20 ईयर्स, तो वो अपने ही हिसाब से सर वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को मोटिवेट करता है, अपने ही हिसाब से वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कि डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं कि फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी लेके आ गया। कई सारे देश, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान कब डेमोक्रेटिक हुए? तभी हुए जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन का सपोर्ट खत्म हो गया। अब सबको लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किस बात का नहीं है? आइडियोलॉजी में नहीं, कौन जीता और कौन हारा, ऑप्शन नहीं है अमेरिका का विरोध करने का। तो ग्लोबलाइजेशन भी तभी आया, ये भी तभी आया, और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के नियो लिबरल एजेंडा, जिसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से भी आप जोड़ के देख सकते हैं, ये गुड गवर्नेंस मॉडल से बहुत अलग नहीं है। तो निश्चित रूप से नियो कॉलोनियलिज्म से हम इसको जोड़ के देखना चाहें तो एक आयाम तो ये बनता है। ठीक, बहुत अच्छा कहा। और आपने ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में भी कहा, तो एक रट्टू तोता जी शब्द कहा जाता है। जी जी जी। तो मतलब इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे क्या, ये रट्टू तोता? लेकिन एक सवाल मुझे मेरे मन में और भी आ रहा है कि ये सीबीआई अभी कुछ कम चर्चा में और ईडी ज्यादा एक्टिवेट हो। जी कुछ समय पहले लोग ईडी को जानता भी नहीं। जी जी जी। अचानक ईडी बहुत ज्यादा, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कारण ऐसा हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। सी देखिए, अगर हम लोग पहले सीबीआई को 2 मिनट देखें तो सीबीआई एंटी करप्शन एजेंसी की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने डेवलप किया था। इंडिया जब आज़ाद हो गया तो उस एजेंसी को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एजेंसी बनने के बाद खुद के ऑक्सीजन के लिए बहुत हाथ पैर मारती है, कोई भी मरना कोई नहीं चाहता। तो फाइनली उस एजेंसी को नया प्राण दिया गया जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1946 में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेके आए। अब प्रॉब्लम देखिए सीबीआई में क्या है, वो है एक एक्ट के तहत जो कि अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, तो इसलिए हमारे लिए तो वो स्टैट्यूटरी नहीं हुआ। लेकिन वो इलीगल नहीं है। क्यों इलीगल नहीं है? क्योंकि ऑल द लॉज, आप आर्टिकल 13(1) पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, वो सारे कानून जो 1950 के पहले बने थे, अगर वो एफआर के वायलेट नहीं करते हैं तो वो चलते रहेंगे। तो भाई वो नहीं करता था, वो चलता रहा। अब वो है तो कॉलोनियल लॉ, और उसके अंदर सर केंद्र सरकार को इतना पावर दिया गया कि इनिशियली जो दिल्ली का कानून था कि दिल्ली में चलेगा, दिल्ली में एंटी करप्शन जांच करेगा, लेकिन उसके अंदर केंद्र सरकार को एक्सटेंडेड पावर दिया गया कि वो कैबिनेट रिजोल्यूशन पास करके, यानी कि कार्यपालिका द्वारा, अब यहां से विधायिका हट गई है, विधायिका की जरूरत नहीं है, कार्यपालिका अलग अलग समय पे रिजोल्यूशन पास करके सीबीआई को, पहले इसका नाम सीबीआई नहीं था, ये 1968 में आया, आर.एन. काव थे, उन्होंने वो आर.एन. काव नहीं, संथानम कमेटी की रिपोर्ट पे ये बनी, और उसके बाद इसका नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। और एंटी करप्शन जो इसका मेन एजेंडा था उसको बढ़ा के इसको कर दिया गया क्राइम रिसर्च एंड ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये बड़ा कोई मर्डर हुआ, जैसे आरुषि तलवार मर्डर केस की जांच करा था, बड़ा कोई साइबर फ्रॉड हुआ, इकोनॉमिक फ्रॉड हुआ, करप्शन हुआ, यानी कि सीबीआई का दायरा क्या है, कौन सी चीज देखेगी, तो वो सब कुछ देखेगी। अगर उसको केंद्र सरकार कहती है, या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई जाके देख, या उसके अलावा अगर कोई स्टेट डिमांड करता है कि हमारे इस चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई उस जांच को लेती है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है, 10,000 लोग इसके स्टाफ हैं लगभग, तो अब बड़ा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है सीबीआई, इंटरनेशनली बहुत वेल नोन है। लेकिन जैसे रट्टू तोता सर ने बोला, तो इसके पीछे 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने एक जजमेंट में बोला था कि सीबीआई इज लाइक केज्ड पैरट। अब उसका रट्टू तोता मतलब कि तोता वही बोलता है जो मालिक कहता है, ठीक है। अब ये क्यों केज्ड पैरट कहां बन जाता है सीबीआई? सिर्फ और सिर्फ एक जगह, जब कोई केस किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ हुआ हो,
या वो पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, या और भी बहुत लोग थे जहाँ पे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ सीबीआई ने जांच करी है और उन सारे जांच में सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ता रहा। 97 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, विनीत नारायण केस, जैन केस उसको बोला जाता है, हवाला जैन डायरी केस है, विनीत नारायण केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो नई चीज बोली जो विद्यार्थियों को समझना चाहिए। एक, रिट ऑफ मैंडेमस जो आर्टिकल 32 में है, उसको बोला कि आज के बाद से सीबीआई के ऊपर हमारा कंटिन्यूअस मैंडेमस रहेगा। कंटिन्यूअस मैंडेमस का मतलब ये हुआ कि हम आज आदेश दे रहे हैं, इस आदेश को परमानेंटली हमेशा के लिए मान लिया जाए, ताकि दोबारा ये मुद्दा हमारे सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज उसने किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, सीवीसी को, सीबीआई का सुपरवाइजिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करा दिया। लेकिन उससे भी बात बहुत बनी नहीं है। जो पॉलिटिकल कंट्रोल है सीबीआई पे वो खत्म नहीं हुआ है। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत है, 2 साल का टेन्योर लगभग लेके चलते हैं, लेकिन कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यार आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते, तुम लोग रोज रोज आते। अब हमारा यही काम है कि डायरेक्टर 2 महीना 2 साल 6 महीना रहेगा कि 4 महीना रहेगा, यही हम बात करेंगे। तो बड़े जो केस हमारे यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, उनका क्या होगा? अगर ये छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले कोर्ट में पहुंचेंगे। खैर, इन मुद्दों पे अभी कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। अब एक चीज है कि ईडी बड़ा पॉपुलर हुआ है, इधर ही बीच पॉपुलर हुआ है। अब ईडी के साथ एक एक्स्ट्रा परेशानी है जो सीबीआई में थोड़ा सा कम था, क्योंकि ईडी स्पेसिफिकली वित्त मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। ईडी का जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये इकोनॉमिक फ्रॉड और क्राइम्स के लिए बना था। पहले फेरा फेमा का जमाना था, फिर पीएमएलए आया 2002, फिर 2018 में इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया। तो ये चारों इकोनॉमिक वाले रिलेटेड क्राइम वाले लॉज हैं, उनको लेके ईडी बनाया गया। अब ईडी सडनली एक्टिव हो गया और ईडी के 35 में से 26-27 केस उन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हैं जो अभी केंद्र की रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है। अब इसके चलते इस पे बात उठ रही है कि इज ईडी वर्किंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ईडी ने कुछ ही दिन पहले एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके बोला कि भाई हमारा एक तरीका है काम करने का, एविडेंस मिलता है तो काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन के लिए बुलाया और अरेस्ट कर लिया। इसी के खिलाफ ये केस नहीं गया, पर सिमिलर केस चूंकि हुआ था पंजाब में, तो वहां के व्यक्ति ने तरसेम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी 2014-24 में केस हुआ है, 1-1.5 महीने पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भाई साहब, ईडी को बोला कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के अंदर जो आपको अरेस्ट करने का पावर दिया गया है वो इंडिपेंडेंट पुलिस पावर नहीं है। एक बहुत बड़ा जजमेंट था, यानी कि उसने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए। क्या लगाया कि ईडी इज नॉट पुलिस। सीबीआई पुलिस है, ईडी नहीं है। ईडी इज नॉट पुलिस, और पुलिस के अलावा कोई इंडिया में अरेस्ट कर नहीं सकता जब तक किसी को पुलिस पावर ना दिया जाए। जैसे आर्मी अरेस्ट नहीं कर सकती, अगर आर्मी अरेस्ट करती है तो कुछ दिनों के अंदर उसको पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा। आर्मी को पुलिस पावर नहीं है अंटिल देयर इज स्पेसिफिक लॉ। तो पुलिस पावर ऑफ अरेस्ट जो होता है, जो आर्टिकल 20 का वायलेशन है, तो उसके लिए पुलिस ही चाहिए। तो ईडी पुलिस पावर नहीं है। जो स्पेशल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट कहते हैं, अब उसमें क्या जानकारी रखनी चाहिए विद्यार्थियों को कि ईडी किसी भी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद उस स्टेट के किसी एक सेशन कोर्ट को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट डिक्लेयर करवा देती है और पीएमएलए के सारे जजमेंट और फैसले केस वहीं चले जाते हैं। उस पीएमएलए फुल फॉर्म बता दीजिए, हो सकता है स्टूडेंट्स लोग नहीं जानते। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और दिल्ली का जो है सेशन कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट कहते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट का मतलब ये है कि अगर ईडी सम्मन के लिए बुलाता है, पीएमएलए में उसको पावर है, सेक्शन 4 में उसको पावर है समन बुला सकते हैं, सेक्शन 44 में पावर है कि आप कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस को कि मेरे हिसाब से प्रमाण है इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, पुलिस एफआईआर करेगी और वो काम करेगी। तो ईडी समन दे सकता है। और अगर पीएमएलए कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, जो स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट है पीएमएलए केस के लिए, अगर उसने संज्ञान में मामला ले लिया है
तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी को अरेस्ट करने के पावर पे रोक लगा दिया है। तो अब ये हम हमारे लिए सीखने की बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो संघ लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में न लिखते हैं और न बोलते हैं, लेकिन रिफॉर्म जरूरी है। जब इतनी चर्चा हो गई तो निश्चित रूप से एक चीज तो जरूरी है कि संस्थाएं अगर कहती हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हैं तो आम आदमी को दिखता क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को दिखता क्यों नहीं है, मीडिया को दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में ओपेकनेस यानी कि अगर पारदर्शिता का अभाव है तो ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जो पारदर्शिता का सिद्धांत है, जो शक्ति संतुलन चेक्स और बैलेंसेस का सिद्धांत है, जो जनप्रतिनिधित्व का कानून है और उसका सिद्धांत है, इन सब में एक चीज क्लियर है कि निश्चित रूप से सीबीआई और ईडी इन दोनों ही संस्थाओं के उच्च पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट और प्लस इनके फंक्शंस को वेल डिफाइन करने का टाइम आ गया है। और इस पे कहीं ना कहीं सभी दलों को बैठ के संसद में स्टैट्यूटरी रूप से इसका फैसला लेना चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है आर्टिकल 22(1) को लेकर के आ रहा है। जी, अब ईडी के केस में यूएपीए के केस में, दोनों के केस में यह है कि दिस इज ओनर्स इज ऑन द हेड ऑफ द कन्विक्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस। जी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जी, ये आपका काम है, आप हमें कन्विक्ट करिए, आप एविडेंस जुटाइए। अब उनको एविडेंस नहीं जुटाना है, हमें एविडेंस देना है, वो केवल चार्ज लगाएंगे। हमें एविडेंस देना है कि जी देखिए सर। भाई हम इनोसेंट हैं। अब बताइए हमारे पास तो उतना रिसोर्सेस है नहीं, हम कहाँ से एविडेंस देंगे? तो अभी आपने देखा होगा, अभी न्यूज क्लिक का एक जी, केस जी, था, न्यूज क्लिक का फाउंडर थे, बिल्कुल, प्रवीर पुकायास्था उनका नाम है। प्रवीरपुर का स्थान। हाँ, तो उनको अभी हाई कोर्ट ने बरी किया है जी, इस आधार पर कि जी। भाई आपका यूएपीए का जो है उसको खारिज किया है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी बात है कि जिनको कन्विक्ट किया जाता है उनको बता, अब जैसे उसको ले लिया गिरफ्त में, गिरफ्त में लेने के बाद ये बताया भी नहीं गया उनको कि किस चार्ज के तहत लिया गया है। अब एक तरफ आप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम अपना इनोसेंस खुद बताएं, ओनर्स इज माय हेड ऑन माय हेड, कि हम कैसे अपना एविडेंस दे कि हमने दोष हैं। और दूसरी तरफ आप हमें कन्विक्ट ठीक से यह भी नहीं बता पा रहे हो कि आपने कन्विक्ट क्यों किया है। जी, तो ये तो एक जो अभी आपने कहा उससे मिलता जुलता एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल, है, बिल्कुल सर। और आपने इसको बहुत ही स्कॉलरली ब्रीफ कर दिया। स्टूडेंट्स लोग जो फाउंडेशन पर नहीं होंगे उनको भले ही अभी दिक्कत हो, आज न कल उनको अभी से लेकर इंटरव्यू तक इस मुकाम पर पहुंचना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और पहुंचाना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं, हमारी टीम आपको पहुंचा देगी। और नीचे हमने 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी एक्सक्लूसिव डाले हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम गौरव जी को एक कष्ट देना चाहेंगे, और ब्रीफ में ही, चूंकि स्टूडेंट्स लोगों का टाइम भी हम लोगों का थोड़ा खींच रहा है, कि भाई हाउ इज इंडिया डीलिंग विद स्लो डाउन इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड में स्लो डाउन हुआ क्यों, और दूसरी बात है कि इंडिया इसको कैसे इसको रिमूव कर सकता है, इंडिया इसको कैसे टैकल कर सकता है। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो पहले आप यह बताएं कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें स्लो डाउन क्यों हुआ। जी, तो इस प्रश्न को अगर हम उत्तर करना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ट्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्लोबल ट्रेड ज्यादा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड का डिक्लाइन होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच में कोऑपरेशन है, वो एक दूसरे से वस्तुएं सेवाएं ले रहे हैं। दूसरा, उनके बीच में इस चीज को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो म्यूचुअल कोडिपेंडेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। तो ये जब हमारा रहता है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकती है कि हम डिपेंडेंट हो सकते हैं आप पर, तब ट्रेड हमेशा इंक्रीज करता है। पिछले 1 दशक में अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही बातों में डिक्लाइन आया है, और ये एक लंबा ट्रेंड है जिसे हम बहुत ऐतिहासिक रूप से भी देख सकते हैं। जब जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम, जैसे फ्रेंच ब्रिटिश वॉर्स के टाइम और अन्य टाइम पर, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं
तब ट्रेड हमेशा डिक्रीज हुआ है। और जब एक बड़ी पावर ने ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल किया है, ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल किया है, तो हमेशा ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है। तो अभी के समय में इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1990 तक ट्रेड का ग्रोथ रेट बहुत लिमिटेड और एवरेज था। इसका ट्रेंड भी आपको दिया गया आर्टिकल में, आप डेटा इसका चेक कर सकते हैं। मैं बहुत अधिक डेटा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत टेक्निकल बना देगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीचे गए लिंक पर आप जाके आर्टिकल डाउनलोड करें और साथ साथ आप उसका डेटा भी चेक करें। तो आप ट्रेंड में देखेंगे 1990 तक आपको बहुत ही कम ट्रेड ग्रोथ दिखेगा, और 1990 के बाद अचानक से ट्रेड का ग्रोथ बहुत अधिक बढ़ जाता है, और 2015 के बाद फिर से ट्रेड का ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये ट्रेंड हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो 2000 सॉरी थोड़ा मैं 1900 आपको इंटरप्ट करूंगा, जी जस्ट सर। 1 मिनट, आप डिस्टर्ब मत होइएगा। मैं स्टूडेंट्स को कुछ चीज बताना चाहता हूँ, जो मैं सोचने वाले प्राणी की बात करता हूँ। जैसे ही गौरव सर अपने फ्लो में जा रहे हैं, 1990 बता रहे हैं, 90 के बाद बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है। मेरा काम उनको वह बताना था कि 1990 तक दुनिया कहाँ पहुंची और 1990 के बाद क्या चेंज हुआ। उसके बाद जब गौरव सर जुड़ेंगे और जब आपको इकोनॉमी में ट्रेंड बताएंगे, पॉलिटी में जब गवर्नेंस की बात जब बताएंगे आरपी सर, और इन्वायरमेंट में जब सौरभ सर आपको बताएंगे कि भाई चूंकि हम आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के युग में जब ला देंगे दुनिया, जब वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से, तो उसके बाद आपका इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सारा एरिया वहां से शुरू होता है। तो हम जो अपनी टीम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी टीम, हम जानते हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, और हम लोगों का आपस में हर एक को पता रहेगा कि कौन क्या पढ़ाने जा रहा है जी और किसके बाद कौन सी चीज पढ़ाई जानी चाहिए। गौरव सर, आपने रियलाइज किया कि आप जो दे रहे हैं ना, वो जो सुन रहे हैं उनको 90s और 20s में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। भाई 90s में ऐसा क्या हो गया? जी आप कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, अभी आरपी सर ने बताया। अब उस बच्चे, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आया यूनिपोलर क्या होता है और क्यों यूनिपोलर हुआ, तो कहेंगे भाई कोल्ड वॉर का एंड हुआ। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि भाई कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो यूनिपोलर क्यों हो गया, और यूनिपोलर वर्ल्ड से ट्रेड कैसे बढ़ता है। जी तो हम चारों लोग, जैसे ईश्वर तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। बिल्कुल। हम सभी का मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग है। आप इन्वायरमेंट के थ्रू बताएंगे, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक के थ्रू, हम हिस्ट्री के थ्रू बताएंगे, आप इकोनॉमी के थ्रू बताएंगे, आरपी सब पॉलिटी के थ्रू बताएंगे, लेकिन जाना सबको इसी रास्ते से है। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं सर, नहीं, आप अपने डेटा के साथ शुरू होइए और कम से कम डेटा दीजिए। जी सर। तो कोल्ड वॉर के समय जब यूएसएसआर और यूएसए दो कंपीटिंग पावर्स थी, तो अलग अलग थिएटर्स में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और जिस कारण से ग्लोबल ट्रेड का ग्रोथ थोड़ा कम था। किंतु 1990 या लेट 80 से ही ये प्रोसेस इनफैक्ट स्टार्ट हो गया था, और 1990 के बाद तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हुआ क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि यूएसए अब एकमात्र पावर था, तो उसने ग्लोबल ट्रेड को लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर दिए, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर एक वॉशिंगटन कंसेंसस का डेवलपमेंट किया। वॉशिंगटन कंसेंसस प्रोग्राम आपको ये बताता था गुड गवर्नेंस क्या है, वो आपको ये बताता था रिफॉर्म्स किस एजेंडा पर करने, और उसमें ट्रेड लिबरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा, डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में हुआ, जिसका प्रोसेस 1986 में स्टार्ट हो गया था। तो ये जो लेट 80s का समय है और अर्ली 90s का, इसी समय पर सारा शिफ्ट ये हुआ। तो इसके बाद हम बहुत तेजी से ट्रेड एक्सेलरेशन देखते हैं। अब अमेरिका को डर नहीं है कि चाइना से सामान आएगा तो आ जाएगा, उसमें अचानक से रशिया या भारत या कोई भी और देश बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इस तरह से एक म्यूचुअल कोडिपेंडेंस का मॉडल डेवलप होता है। किंतु 25 साल के बाद, लगभग 2015 आते आते, चाइना अब इतना सशक्त हो चुका है कि वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो अब बाइपोलर फिर से, या मल्टीपोलर, जैसा जयशंकर साहब कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की ओर अग्रसर है। तो चाइना क्योंकि एक बड़ी शक्ति बन के 2015 तक उभर चुका था, और खासकर 2015 के समय जी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बन चुके थे, और क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा कन्फ्रंटेटिव है, तो ये बड़ा विजिबल हो गया था अब अमेरिका और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और एक नया कोल्ड वॉर या नियो कोल्ड वॉर अब स्टार्ट होगा। तो इसी के कारण फिर से हम देख रहे हैं कि
पूरे विश्व में अनेकों स्थान पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। अभी तो 2 कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने जारी ही हैं, किंतु बीच में अनेक कॉन्फ्लिक्ट और हुए हैं, जैसे अजरबैजान आर्मीनिया के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे जॉर्जिया का एरिया रशिया ने टेक ओवर किया। ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है जो लंबा नहीं खींचे, अन्यथा ये भी लंबे खींच सकते थे। तो इस प्रकार अनेकों कॉन्फ्लिक्ट थिएटर हमने पिछले 10 वर्ष में देखे हैं, जिसमें बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब क्योंकि ये सब चल रहा है और इस सब के बीच में दोबारा से कंजर्वेटिव लीडरशिप भी अलग देशों में आने लगी है, जहां सभी लीडर वापस से सेल्फ डिपेंडेंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लेसर डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, ये सब बातें करने लगे, तो ट्रेड का डिक्लाइन होना अवश्यम भावी है, ये नेचुरल है। और यूपीएससी इस पर 2 बार प्रश्न भी पूछ चुका है। इनफैक्ट एक बार उन्होंने ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को लेके 2019 के आसपास प्रश्न पूछा है, और एक बार इसी टॉपिक को उन्होंने करेंसी एक्सचेंज में करेंसी कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि जो अमेरिका और अमेरिका और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें दोनों देशों ने करेंसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू और अनेक जो ट्रेड ट्रीटीज है उनके थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इसमें इंडिया चाइना को अनेक अन्य देशों के साथ बहुत सारे लाभ मिलते थे, किंतु अमेरिका ने कहा ये 2 देशों का जीडीपी इतना अधिक है कि इनको अब हम लाभ नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने जीएसपी में एक्सेप्शन बनाया इंडिया चाइना के लिए। तो इस प्रकार अमेरिका अब धीरे धीरे प्रोटेक्शन की तरफ जा रहा है कि अब हम मुक्त व्यापार नहीं चाहते हैं, अब हम ट्रेड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब इसमें जो इमीडिएट कारण है, क्विकली उनकी बात करते हैं। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, थीम समझा दिया। अब इसमें इमीडिएट रीजंस क्या है? इमीडिएट रीजंस में एक रीजन है कोविड। कोविड के कारण जो चाइना का अचानक क्रैश लगा, ब्रेक लगा, उसकी वजह से अनेकों कंपनीज पर, अनेकों पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम में रॉ मटेरियल पहुंचना बंद हो गया और बहुत सारे कंपनीज में प्रोडक्शन शट हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, जिसके कारण पूरी सप्लाई चेन बाधित हो गई। तो सप्लाई चेन का जो डिसकंटिन्यूएशन या डिसरप्शन था, उसके कारण ग्लोबल ट्रेड बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा। दूसरा एक कारण था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो पोर्ट वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, अनेक देशों में ये पूरा सेक्शन हड़ताल पर है, क्योंकि कोविड के पीरियड में काफी सारे ऐसे लोगों की जॉब्स गई थी। तो इनकी पूरी यूनियंस ने मिलकर हड़ताल उसके बाद स्टार्ट कर दी, और अभी तक इस प्रकार की हड़ताल का अनेकों देश सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे। फ्रांस में अभी तक हड़ताल जारी है। कनाडा में पिछले वर्ष हड़ताल हुई थी, जिसे उन्होंने फिर स्पेशल पावर्स लेकर समाप्त किया। तो इस प्रकार ये भी एक कारण है कि ट्रेड कम हो गया है। तीसरा एक जो कारण है वो ये है कि अभी जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके कारण अनेक कंपनीज ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को होल्ड कर दिया है। जो वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे या नई फैक्ट्रियां खोलने वाले थे, उसको उन्होंने कुछ समय के लिए एटलीस्ट स्थगित कर दिया है, और कुछ कंपनियों ने तो अपने पूरे प्लान ही कैंसिल कर दिए हैं। तो चाहे वो इजराइल हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, जो बढ़ते बढ़ते ईरान तक पहुंच गया है, और चाहे वो आपका रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, जो भी अगेन बढ़ते बढ़ते पोलैंड और कभी कभी बेलारूस और अन्य देशों को भी खींच लेता है। तो इस प्रकार 2 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी ट्रेड के डिक्लाइन का एक बड़ा कारण है। फिर एक और कारण है यूरोप का डिक्लाइन। यूरोप का इन जनरल डिक्लाइन हुआ है। यूरोप का इकोनॉमिक डिक्लाइन पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यूअसली हो रहा है, जिसमें डेट क्राइसिस, मैंने पिक्स इकोनॉमी की एक बार पहले भी बात की थी, तो आयरलैंड, इटली, पोर्टुगल और इवन अब जर्मनी भी, इन सब देशों में एक डेट क्राइसिस है, जिसके कारण वहां की सरकार अधिक खर्च नहीं कर पा रही है, और वो एक तरह के कंजर्वेटिव एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में चली गई है, और जिसकी वजह से कंजम्पशन बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ट्रेड का ग्रोथ कम हुआ है। अब हम प्रॉब्लम के दूसरे सेक्शन में एंटर करेंगे, जहां हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। थोड़ा इंटरप्ट जी एक्चुअली एक फैक्टर, दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जी सर, चाहे ईसीबी हो, फेडरल रिजर्व हो, या इंडिया का ही आप आरबीआई देखिए, इन सब ने इंटरेस्ट रेट को काफी हाई किया हुआ है। जी सर, इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं माना जाता है। जी सर, गौरव सर, आपका, मैं आपको बताऊं, आपकी जो इकोनॉमी है, जी सर, जो आपका एरिया है, ये चेस है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक जो रिलेशन है,
ये स्टूडेंट्स लोगों को समझ में नहीं आता। और एक साल में माने 1 ईयर में द स्टडी के प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि आप इनको ऐसा इनेबल कर दीजिए कि बजट के समय इनको, अब इस बार के बजट में तो आपको सुनना पड़ेगा इनको, जी लेकिन अगले बार के बजट से पहले ये आपको सुनाएंगे बजट कैसा होगा। क्या तैयार है ना इसके लिए? जी इसके लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक जो रिलेशन है ये समझना। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक कम नहीं करती है, कुछ कारण से इस लोग को जानते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है तो कहां कहां और क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। जी सर, जैसा आपने प्रश्न किया कि अगर इंटरेस्ट रेट कुछ सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ट्रेड पर पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स को यहाँ ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर दूसरे सभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को प्रभावित करता है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़े तो ये भी जान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट का बाकी सब पर क्या प्रभाव होगा। जब आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो ये जान लीजिए टैक्स इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रभाव केवल सरकार की आय पर नहीं, इकोनॉमी के हर सेगमेंट पर पड़ेगा, चाहे वो सेविंग्स रेट हो, कंजम्पशन रेट हो, और इसी प्रकार उसका इम्पैक्ट इवन इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। तो हर पैरामीटर का सब पर इम्पैक्ट पड़ता है, कम या ज्यादा। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ाए हैं वो क्या इम्पैक्ट हमारे ट्रेड पर डाल रहे हैं। सो ट्रेड उसके कारण थोड़ा सा नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट्स जो है कंपनी अपने थोड़ा स्थगित कर देती है या उनको कुछ समय के लिए टाल देती है। अब जैसे इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जब बैंक 7% ब्याज या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो कोई भी कंपनी 10% या उससे ज्यादा वाले प्रोजेक्ट्स में ही पैसा लगा पाएगी, क्योंकि अगर आपको 7% उसमें से ब्याज ही वापस करना है तो आप उससे कम रिटर्न वाला प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कर सकेंगे। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटकर अचानक 5% हो जाए तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो 8.5% रिटर्न दे रहे थे, शायद 9% रिटर्न दे रहे थे, वो वायबल हो जाएंगे, जो कि पहले शायद कंपनी के लिए इन्वेस्ट करना संभव नहीं था। तो कंपनी ऐसे समय के लिए वेट करती है जब इंटरेस्ट रेट कम हो और उनके प्रोजेक्ट्स अधिक वायबल हो जाए। तो और इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर ठीक इसका उल्टा होता है, वो अपने इवन प्लान्ड प्रोजेक्ट भी स्थगित कर देती है। तो इसके कारण अब जितना इन्वेस्टमेंट होगा ट्रेड भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ट्रेड भी कम होगा। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको दिखाई दे जाएगा। अब हम अपने टॉपिक के सेकंड पार्ट में आते हैं, जहां हम बात करेंगे ये जो ग्लोबल ट्रेड में डिक्लाइन हुआ है इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना सकता है और क्या अपना रहा है। तो इम्पैक्ट की जब हम बात करें तो एक पहला बिल्कुल क्लियर इम्पैक्ट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो गए। बाकी सब देश अगर ट्रेड कम करेंगे, मांग कम रखेंगे, तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट उतना अधिक प्रभावित नहीं होंगे। अब ये क्यों होता है? मेरे एक्सपोर्ट डिपेंड करते हैं बाकी देशों के परफॉर्मेंस पे, क्योंकि उसकी डिमांड अमेरिका में लोग कर रहे हैं या चाइना में या जर्मनी में लोग कर रहे हैं। तो जर्मनी में इनकम अधिक बढ़ेगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। किंतु अगर इंडिया में हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और बाकी जगह ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, हमारे इंपोर्ट फिर भी बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए इंडिया का इंपोर्ट उतना डिक्रीज नहीं कर रहा है इन जनरल जितना उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, कारण कि हम दूसरे देशों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और हम अपनी डिमांड लगातार जारी रखें, बाकी देश अपनी डिमांड कम कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपोर्ट कम हो जाएंगे जो कि री एक्सपोर्ट होने के उद्देश्य से लिए गए थे, किंतु इन जनरल इंपोर्ट पे डिक्लाइन कम होगा। और हम इन दोनों फैक्टर्स को जब हम जोड़ देंगे तो ये भी देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट अधिक कम हो रहे हैं, इंपोर्ट पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी नेगेटिव होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। मतलब कि हमें इन जनरल डॉलर की शॉर्टेज होने का रिस्क बढ़ेगा, अगर मैं इसको बहुत साधारण शब्दों में कहूं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो जाए, और ऐसा भारत के साथ 2022-23 में हुआ था। 23-24 ने भारत ने स्थिति को संभाल लिया, किंतु उससे पिछले वर्ष में 22-23 में हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व गिरा था। तो ये तो हो गया हमारा पहला इंपैक्ट, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस पे हमने बात की। दूसरा इंपैक्ट ये है कि नेचर ऑफ ट्रेड डिक्रीज क्या है। जैसा हमने सारा पहले एक्सप्लेन किया कि नेचर ऑफ जो ट्रेड डिक्रीज है ये कोई टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म फैक्टर नहीं है, ये एक ब्रॉडर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो ऐसे में सभी देश क्या कोशिश करेंगे कि लोकलाइजेशन बढ़ाएं और ग्लोबल ट्रेड में डिक्रीज करें, अपनी डिपेंडेंस दूसरे देशों पर कम करें। जैसा कि इवन अभी
इंग्लैंड में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी ऋषि सुनक का भी यही पिच है कि इंग्लैंड को हम दोबारा आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी प्रकार का पिच अभी इटली में भी रखा गया था। तो ये सिर्फ भारत की या चाइना की या अमेरिका की बात नहीं है, ये पिच अब लगभग हर देश में कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। और क्योंकि यूएसए में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप का यही आर्ग्यूमेंट है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, और सब देश अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एक का इंपोर्ट है वो दूसरे का एक्सपोर्ट है। तो सभी देश मिलकर मांग कम करेंगे तो उनकी आपस में एक दूसरे को आपूर्ति भी और अभी करेंगे। चाइना की ईवी पर तो 100% जी यूएसए ने उस पर ड्यूटीज लगा दी है। जी सर, एंटी डंपिंग केस के कारण। जी सर, तो ये लोकलाइजेशन का इंक्रीज हो रहा है, तो भारत को भी करना पड़ रहा है और भारत कर भी रहा है। इनफैक्ट भारत उसमें लीडिंग स्पॉट पर है। तो एक इम्पैक्ट ये है कि लोकलाइजेशन इंक्रीज होगा, जिसमें एक नया ट्रेंड देखने में आया है जिसे बोला जाता है फ्रेंच शोरिंग। एक जनरल ऑफशोरिंग अब नहीं होगी या जनरल आउटसोर्सिंग नहीं होगी। कंट्री अब ये देखेगी किन देशों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं देशों में प्रेफर करेंगे कि दिए जाए। जैसे पोलैंड को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है, वियतनाम को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है, भारत भी उन्हीं देशों में जिनको कुछ लाभ इससे मिल रहा है। फिर एक है कि रिलायबिलिटी जो है हमारी सप्लाई चेन की वो कम हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेड में इन जनरल डिक्रीज है, तो हम किसी भी प्रोडक्शन को लेके कभी इंश्योर नहीं होंगे कि हमारा रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली आ सके। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा कि हम बहुत ज्यादा डोमेस्टिक स्टोरेज करने लगेंगे। मुझे अपना प्रोडक्शन सुचारू रूप से चलाना है और मैं सप्लाई चेन को लेके श्योर नहीं हूं, तो मैं पहले 3 महीने का स्टॉक करूंगा और उसके बाद मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, जिसके कारण सभी कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट किस श्रेणी में बढ़ रहा है? स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग। तो इस वाली कैटेगरी का हमारा कॉस्ट सभी कंपनीज का बढ़ गया है, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये हो गया इम्पैक्ट। और अब भारत इससे निपटने के लिए क्या कर सकता है और क्या उसे करना चाहिए, इस पर अब बात करते हैं। तो भारत का अप्रोच इसमें 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला तो जो हमने बात की लोकलाइजेशन की, कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके आने को लेके कोई आशंका हो या हमें किसी प्रकार का भी डाउट हो, तो वहां पर हम एक डोमेस्टिक रिसोर्स बेस बनाए। और दूसरा, उसका अगर पॉसिबल है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही हम करने लग जाए। सभी वस्तुओं के कॉन्टेक्स्ट में ये संभव नहीं होगा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल का प्रोडक्शन तो हम भारत में नहीं कर सकते, किंतु उस केस में हमने क्या किया है, हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहे हैं, और इसका एक कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेशन आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं। और ये ऑयल रिजर्व सिर्फ एक ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत सारे प्रोडक्ट्स के केस में हुआ है, जैसे हैवी मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब का भारत धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को हम रिलायबल अब नहीं मान रहे। दूसरा एक जो भारत ने किया है, हमने गोल्ड का परचेज बहुत अधिक स्टार्ट कर दिया है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर भारत। हम लगातार इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला सारा गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये एक हमारा तरीका है इस ट्रेड अनसर्टेनिटी से डील करने का। जितना गोल्ड हमारे पास स्टोर में रहेगा, हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी, और दूसरा, किसी भी प्रकार की करेंसी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के कारण डॉलर पर प्रभाव और अन्य प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। और भारत और चाइना के इतनी अधिक संख्या में गोल्ड खरीदने का कारण भी है कि आप लगातार 4 वर्षों से गोल्ड की कीमतों में इतना अधिक बढ़ोतरी भी देख रहे हैं। फिर एक जो भारत ने किया है वो ये है, जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। और इस विषय में इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको डिस्कशन करूं। तो आपको यूपीएससी इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न पूछ सकता है, क्या, फॉर एग्जांपल, is the new attempt at Atmanirbhar Bharat and such programs repetitive of the failed attempts to import substitution in the 60s and 70s? Do you think? हिंदी में बता दीजिए। जी सर, I will translate. So, failed attempt to import substitution in the 60s and 70s. Do you think such policies will work in 21st century? Now, the same thing in Hindi. क्या आपको लगता है आत्मनिर्भर भारत और इस जैसे अन्य प्रोग्राम, जो कि 1960 और 70 की कुछ अन्य फेल्ड पॉलिसी का लगभग रिपीट है, जो कि आयात को स्थानांतरित करने पर केंद्रित थी, आपको लगता है कि क्या ये 21st सेंचुरी में या 21वीं शताब्दी में संभव है और क्या ये कारगर होगा? तो इस प्रकार का प्रश्न यूपी आपसे बिल्कुल पूछ सकती है।
तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पहले समझना होगा कि आत्मनिर्भर भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निकली नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उससे डायरेक्टली कोशिश करें कि हम इंपोर्ट बंद करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, और हमारा कोशिश इंपोर्ट बंद करने का हो रादर देन हमारा कोशिश ये हो कि हम उसे एक बेहतर रूप में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाए। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो या ज्यादा, हमारा बस एक टारगेट है कि हम उसको अपने देश में बना रहे हैं। जबकि आत्मनिर्भर भारत में हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव भी रहना है, तो हम एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल सप्लाई बंद हुई तो हम डोमेस्टिकली बना पाए, और अगर प्रेजेंटली वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है तो इंटरनेशनल मार्केट से भी खरीदे। तो आत्मनिर्भर भारत इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में लेके रखा गया। तो इस प्रकार पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी था और वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो इनहेरेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था कि जो भी हम अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो दूसरों से अधिक लागत पर होगा तो हम अंतरराष्ट्रीय रूप से उसमें बहुत अधिक समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्मगलर उसे कम कीमत पर इंपोर्ट करके डोमेस्टिकली बेचने लगेगा। और इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 1970-80 के दशक तक जो फिल्में भी बनती थी उनमें आप देखेंगे ज्यादातर विलन हमेशा स्मगलर दिखाए जाते थे, व्हाइट कोट पहनने वाले स्मगलर, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कॉस्ट इतने अधिक थे कि स्मगल करके भी वो चीजों को सस्ता बेच देते थे। एक कैलकुलेटर भारत में मान लीजिए 250 का बनता था तो जापान से वही कैलकुलेटर 80 रुपए में आ जाता था, और स्मगलर उसमें 50 रुपए कमा के भी 150 रुपए में डोमेस्टिकली बेच देता था। तो ये कारण था कि स्मगलिंग बहुत बढ़ती थी। अब क्योंकि हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रहेंगे तो ये स्कोप नहीं रहेगा कि आप कहीं भी बाहर से सामान लाएं और उसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कम कीमत पर बेच पाएं। कस्टम ड्यूटी भी तो ज्यादा थी। जी सर, कस्टम ड्यूटी भी ज्यादा थी, बिल्कुल। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पहली बात तो पूरी तरह कारगर नहीं हो पाती, और इसी प्रकार की पॉलिसी के कारण स्मगलिंग बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाती है। तो आपको थोड़ा सा अगर इस पॉइंट पे भी आप प्रकाश डाल पाए तो ये भी अच्छा रहेगा। आपको एक ही लाइन में डालना है क्योंकि एक कोर इकोनॉमिक पॉइंट नहीं है। और फिर आप बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत कैसे 21वीं शताब्दी में केवल एक प्रयास नहीं एक आवश्यकता है, बिकॉज आपको ये बताना पड़ेगा ऐसा प्रयास केवल भारत नहीं कर रहा है, बाकी सभी देश कर रहे हैं, और एक अनरिलायबल सप्लाई चेन को देखते हुए ऐसा करना हमारे लिए एक आवश्यकता है। इस प्रकार आप इस स्कीम को जस्टिफाई करेंगे, और आप इसका इंटरनेशनल एग्जांपल भी एक दो दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रश्न जो आपसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें एक प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, डू यू सी ए नियो कोल्ड वॉर, और ये आपसे पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, डू यू सी ए नियो कोल्ड वॉर इमर्जिंग बिटवीन द इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स एंड द ओल्ड गार्ड्स, कि जो उभरते हुए देश हैं और जो पुराने डेवलप देश हैं उनके बीच में क्या आप किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा और कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं, और अगर ऐसा है, इफ यू थिंक इट इज लाइक दैट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, इसके क्या इंडिकेटर्स हैं, या ऐसा होने के पीछे आप क्या कारण समझते हैं, इलैबोरेट भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप ट्रेड के स्लो डाउन की बात कर सकते हैं, सप्लाई चेन की बात कर सकते हैं, और आप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बाकी सब जियोपॉलिटिकल डायमेंशन के साथ इनको भी ले आ सकते हैं। फिर इसी प्रकार आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है डीग्लोबलाइजेशन, that globalization was a force which led to rapid development, rapid growth rate in multiple countries. But in recent years, we have seen growth rate declining across the world, and almost every continent is suffering from decreased growth rate, and all the major growth engines are now declining, except India and China, जिसमें आप बात कर सकते हैं ब्राजील का इकोनॉमिक डिक्लाइन, साउथ अफ्रीका का इकोनॉमिक डिक्लाइन, और अनेक अन्य ऐसे देश जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहे थे किंतु अब उनका डिक्लाइन हो रहा है, जैसे तुर्की। तो ये वाला डिक्लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अब हम डीग्लोबलाइजेशन की स्थिति में जा रहे हैं जिसके कारण ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं, ट्रेड कम हो रहा है। तो ऐसे एक बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पेपर 2 में या पेपर 3 में मल्टी डिसिप्लिनरी वे में या इंटर डिसिप्लिनरी वे में पूछा जा सकता है। और इसमें एक और अंतिम मैं बात ये कहूंगा कि जो ये ट्रेड वॉर है या जो ये डीग्लोबलाइजेशन या आप इसको जो भी कहना चाहें नियो कोल्ड वॉर, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज के समय में किसी भी देश के लिए वो जो 8 या 9% ग्रोथ रेट था वो हासिल करना लगभग असंभव हो गया। पहले आप अगर 7% पर ग्रो करते थे तो ग्लोबल एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करके 1% बढ़ा देता था। आज ये उल्टा हो गया है, ग्लोबल एनवायरनमेंट नेगेटिव है। आप आज 7% ग्रो करेंगे डोमेस्टिकली तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसा है जो उसको घटा के 6 कर देगा।
तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आज के समय में जो देश 6.5% या 7% ग्रो कर पा रहे हैं, वो उस समय के जो 2005 के समय इंडिया चाइना 8, 9, 10% तक भी ग्रो कर रहे थे, लगभग उसके बराबर है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट का भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है और ग्लोबल कंडीशंस उसको पूरी तरह डिफाइन करती है। +2 और -2 आपके ग्रोथ रेट को सिर्फ ग्लोबल कंडीशन भी कर सकती है। और जिस तरह से ट्रेड का हमारी जीडीपी में प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ये फैक्टर हमारे ऊपर आने वाले समय में और अधिक प्रभावकारी होगा। जी सर। ओके, तो आपने इंडिया पर इम्पैक्ट दिखाया, डीग्लोबलाइजेशन की बात की, कई ऐसे मुद्दे उठाए, न्यू कोल्ड वॉर की बात की। डीग्लोबलाइजेशन के बारे में मेघनाथ देसाई का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड हैज अंडरगोन अ फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स, इट वाज नॉट द फर्स्ट केस। आपको याद होगा कि 16-17 सेंचुरी में जब पहले अमेरिका जब ओपन हुआ था तो एक ग्लोबलाइजेशन उस समय भी आया था, आगे वो डिसरप्ट हो गया। दूसरा, आपने 29-30 में आपने देखा कि 19 सेंचुरी में एक ग्लोबलाइजेशन आया जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहली बार टेलीग्राफ, रेलवे इंजन, स्टीम इंजन आदि आए थे। लेकिन फिर वो 29-30 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन डिसरप्ट हो गया। जी। फिर तीसरा फेज में आया जो अभी आप डिसरप्ट होने की बात कर रहे हैं, हम लोग उसका रोना रो रहे हैं। तो आपने बहुत स्कॉलरली इसको बताया कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए। हालांकि हमारे स्टूडेंट हम मान कर चल रहे हैं कि जब इनलाइटेंड हो जाएंगे तो तमाम बातों को समझेंगे, और हम लोग जब इंटीग्रेटेड वे में क्लास में बताएंगे तो कई क्लास ऐसे होंगे जिसमें हम सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे। हमारा पैराडाइम शिफ्टिंग के लिए चले हैं, तो आप लोग भरोसा रखिए हम लोग पैराडाइम शिफ्टिंग करेंगे। और ये चूंकि हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है कि इसमें हमको बेसिक और फाउंडेशन बताने का, कई बार जब गौरव सर बोल रहे होते हैं तो मेरी इच्छा होती है मैं इनको कहूँ कि थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट देखना पड़ता है। और उसी को लेकर चाहे सौरभ सर ने भी आपको जो बताया या फिर आपको ये आरपी सर ने बताया, तो क्लास में खुला हाथ होता है जिसमें कि हम आपसे बहुत बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यू शुड नॉट टेक इट एज द पैरामीटर ऑफ माई क्लास, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ही बिल्कुल अलग है। अब देखिए, अब बात रही ईरान की, तो मैंने आपको बताया पहले ही कि जो मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में पिछले वीक में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने आपके चाबहार पोर्ट का भी दर्शन करवा दिया था। लेकिन आज मैंने कंटेंट डाला है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करें, जिसमें हमने आपको बताया था कि देखिए चाबहार पोर्ट का कितना फायदा है। ये चाबहार पोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी के समय डिसाइड हुआ था, हालांकि इसका तो बेस बनने लगा था 1970s से ही। एक समय था ईरान। अब मैं क्या कहूं कि हो सकता है कि हमारे बाकी कोलीग्स को अगर आपत्ति नहीं तो मैं कहूं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में अब आज ईरान आप देख रहे हैं, तो ईरान के इंटरनेशनल रिलेशन पक्ष को आपको आरपी सर बताएंगे, या इकोनॉमिक पक्ष को, या उनके ऑयल प्रोडक्शन के इम्पैक्ट को ओवरऑल गौरव सर बताएंगे। सौरभ सर किस तरह से बताएंगे कि भाई जो ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें अरब, वो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें सऊदी अरबिया, ईरान के रोल के बारे में कहेंगे। लेकिन हम जब तक आपका रास्ता क्लियर नहीं करेंगे कि ईरान के पॉलिटिक्स में कैसे उतार चढ़ाव आया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ही आपको क्लियर होगा। हालांकि हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट होता है या नहीं, लेकिन हमारा प्रिंसिपल यह है कि ज्यादा जानना सरल है और थोड़ा जानना मुश्किल है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को थोड़ा एक्सपेंड करके बता दूं ताकि वह थिंकिंग क्रिएचर हो सके। अब जैसे देखिए, चाबहार पोर्ट उस समय एक शाह की सरकार ईरान में हुआ करती थी, अमेरिका की पिट्ठू सरकार हुआ करती थी, और रजा शाह पहलवी, और पहलवी फादर सन कह सकते हैं। और उस समय पहले सोचा गया था चाबहार पोर्ट, जो एक पोर्ट बनाऊंगा क्योंकि एक डीप सी पोर्ट है, वो सोचा गया था कि अमेरिका के द्वारा बनाया जाएगा और अमेरिकन इंटरेस्ट में बनाया जाएगा। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, आयतुल्ला रूहानी खुमैनी। वो 1979 में एक क्लेरिक था, मतलब कि एक उलेमा था, एक काजी था। उसने वहां एक धार्मिक मूवमेंट ला दिया 1979 में। तब तक तुम्हारे बाकी कोलिग्स पता नहीं 1979 किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा भी नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि मैं उसमें क्लास 8th में पढ़ रहा था।
और जो अमेरिका में हॉस्टेज क्राइसिस हुई थी वो देखने लायक थी। वह एक क्लरिक ने उस ईरान के शाह के अगेंस्ट में पॉपुलर मूवमेंट को धर्म के आधार पर भड़का दिया, धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर। और वहां की शाह की सरकार ऐसी गिरी कि शाह अपने परिवार के साथ एक एयरक्राफ्ट पर बैठ के चुपके से भाग खड़ा हुआ ईरान से और टेक ओवर हुआ। और टेक ओवर हुआ तो चूंकि शाह की सरकार अमेरिकन की पिट्ठू सरकार थी, तो जो यंग वहां के ईरानी थे जो रिलीजन के प्रभाव में थे, वो इतना ज्यादा वो मोटिवेटेड हो चुके थे आयतुल्ला खुमैनी से। वो ये अभी भी खुमैनी है, अभी अली खुमैनी है तो रूहानी खुमैनी था। तो वो आयतुल्ला खुमैनी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया और 66 उनके जो डिप्लोमेट्स एंड एम्प्लॉइज थे उसको हॉस्टेज बना लिया। हॉस्टेज क्राइसिस 2.5 वर्षों तक चला। हम तो क्लास 8 में पढ़ते थे, उसमें न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे, और चूंकि टीवी का जमाना नहीं था तो टीवी का न्यूज नहीं सुनते थे और रेडियो के न्यूज में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो न्यूज से संबंध कम ही होता था। इन घर में पिताजी और बाकी लोगों को, बड़े लोगों को डिस्कस करते देखते हैं कि अरे ईरान ने तो अमेरिका को छक्के छुड़ाए हुए। कोल्ड वॉर का टाइम था, हम लोग रशियन गुट के थे, तो अमेरिका की बेचैनी देख के अंदर ही अंदर देखते थे कि पिताजी वगैरह को थोड़ी खुशी ही हो रही थी। हालांकि इतनी चीजों को हम नहीं समझ पा रहे थे तब। और इस तरह से ईरान एंटी अमेरिकन वहीं से हुआ, और वही अभी आप देख रहे हो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी। अब जब चाबहार पोर्ट ईरान बनाना चाहता था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी ने सबसे पहले ईरान के साथ इस मुद्दे पर एग्रीमेंट किया। तो उसको बहुत उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि ईरान का अमेरिका के साथ टेंशन हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, वो इंडिया के साथ संबंध सुधारे, इंडिया को ऑब्लाइज किया कि आप ईरान से हट जाओ, हम आपको एक अल्टरनेटिव रूट देंगे। इंडिया भी सुस्त पड़ गया, ईरान अलग थलग पड़ गया। उसके बाद ईरान ने एक और शरारत कर दी, वो एनपीटी पर सिग्नेचर किया हुआ था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर। हम इंडियंस लोग तो बिल्कुल ही इनकार कर दिए थे कि हम एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे, या बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी है। एनपीटी का मतलब हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब 5 देशों ने मिलकर परमाणु हथियार बना लिए, एक न्यूक्लियर क्लब बना लिया, और छठी को कह रहे हैं कि आप मत बनाइए। हमने कहा देखो, हम न्यूक्लियर वेपन्स तो तत्काल नहीं बनाने जा रहे, लेकिन हाँ, हम इस गलत प्रॉमिस भी नहीं करेंगे, हम अपना ऑप्शन को ओपन रखेंगे। ये क्या बात हुई, आप 5 देश मिलकर पूरे न्यूक्लियर पावर बने रहोगे और आप लोग चाहते हो कि वर्टिकल एक्सपेंशन हो और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं हो? ये तो क्या क्वाइट इनडिस्क्रिमिनेटरी है। बस ले देकर ये बात हम लोगों ने साइन नहीं किया। ईरान ने गलती की, साइन भी कर लिया, और न्यूक्लियर धीरे धीरे वो अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल कार्रवाई होने लगी, और यूएसए से उसकी दुश्मनी थी, तो यूएसए ने उस पर शिकंजा कसा, तो हम लोगों का चाबहार पोर्ट खटाई में पड़ गया। 2015 उसके बाद जब 2016 में आप देखोगे, जब बराक ओबामा के जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आया, तो उसने न्यूक्लियर ट्रीटी शुरू कर दी, ईरान भी उसके साथ संबंध सुधारने शुरू कर दिए। तो हम लोगों को भी लगा कि चलो बिल्ली के भाग से छीका टूटा, अब हम भी ईरान से संबंध सुधार लेते हैं। चाबहार पोर्ट पर मोदी जी ने भी एक यात्रा कर दी, और 2016 में ट्रीटी हो गई। फिर अचानक से उस ट्रीटी से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गया और ईरान पर फिर सैंक्शन लगा दिया। इंडिया ने कहा कि देखिए, इस बार हमें बख्श दीजिए आप, हम सैंक्शन में आपके साथ नहीं, और हम चाबहार पोर्ट बनाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखिए, बगल में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट चाइना बना रहा है, और चाइना आपका राइवल है, और हम आपको अफगानिस्तान में पहुंच दे रहे हैं। और आप जानते ही हो, अफगानिस्तान में अमेरिका का लार्जर इंटरेस्ट था, क्योंकि तब तो अशराफ घनी की सरकार थी जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, तालिबानी तो थे नहीं। तो अमेरिका ने इंडिया के हाथ खोल दिए कि ठीक है, आप करिए, आप पर हम काट साल लागू नहीं करेंगे। उसकी भी एक अलग कहानी है, अब कथा से उपकथा निकलती है, कहां तक जाए। खैर चलिए, इंडिया ने आगे बढ़ाया, और अभी इंडिया ने 10 इयर्स की टीटी की है। तो ये तो हुआ एक पहलू, इसके बहुत फायदे हमें हैं, जो हमने पिछले क्लास में बताया था, उस बात को हम रिपीट क्यों करें। अभी फिलहाल एक घटना यह हो गई है जिसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा, कि 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें वहां के एक हार्डलाइनर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम इब्राहिम रईसी था, उनका डेथ हो गया।
3 हेलीकॉप्टर चले थे अजरबैजान से। एक मतलब इनॉग्रेशन हुआ था एक डैम का, और वही अभी वो ईरान के बॉर्डर में घुसे ही थे, मौसम खराब थे, लोग कहते हैं हार्ड लैंडिंग हुई थी, और उस कारण से 3 हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर रह गए, और उनके जो कन्वॉय जा रहे थे उसमें 2 अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी की भी बात की जाती है कि बातें, और खास के मैंने द इकोनॉमिक टाइम्स में देखा, मैंने पीछे आपको एक रील में बताया भी था कि बाकी कोई न्यूज़पेपर तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि देखो मैं मोसाद जो इजराइल का सीक्रेट एजेंसी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि अपने एनिमी को खदेड़ कर मारता है, और अभी चूंकि ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल अटैक भी कर दिए थे और दोनों के बीच टेंशंस भी थे, तो हो सकता है कुछ का कहना है कि इब्राहिम रईसी का जो डोमेस्टिक पॉलिसी था उससे कंजर्वेटिव भी नाखुश थे और लिबरल भी नाखुश थे। विशेषकर आपने सुना होगा पीछे 2023 में वहां पर एक जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, और जिस तरह से उस मूवमेंट को इसने एक हार्डलाइनर प्रेसिडेंट के रूप में क्रश किया था, और उनके ऊपर जितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और पहले ये जुडिशियरी में भी एक जज रह चुका था, इसने बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे, तो बड़ा हार्डलाइनर प्रेसिडेंट था। अब अगर ईरान में हार्डलाइनर प्रेसिडेंट है तो इसके लिए भी यूएसए दोषी है। कहोगे क्यों? तो देखो, अयातुल्ला रूहानी खुमैनी जो था वो बहुत हार्डलाइनर थे, और वो सुप्रीम लीडर थे। सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट से बड़ा होता है, माने आप यही समझिए कि प्रेसिडेंट का चुनाव वहां एक गार्जियन काउंसिल करती है, और गार्जियन काउंसिल कैंडिडेट्स को अप्रूव करती है, उस कैंडिडेट को जनता चुनती है, लेकिन उसमें वीटो पावर सुप्रीम लीडर का है। अगर चाहे कि अमुक व्यक्ति प्रेसिडेंट ना हो तो नहीं होगा, और सुप्रीम लीडर सियाओं का हेड होता है, सिया क्लेरिक्स का, तो उसकी चलती है वहां। तो जब तक रूहानी खुमैनी थे तब तक तो बहुत हार्डलाइनर थे। 1989 तक वो रहे, उसके बाद उनका 10 वर्ष तक शासन रहा, डेथ हो गया उनका। इसके बाद आ गए अयातुल्ला अली खुमैनी। तो इनका तो एक तो उतना बड़ा स्टेचर भी नहीं था, उतना बड़ा नाम भी नहीं था, और उतना ग्रिप भी नहीं था। इन्होंने देखा कि वक्त की हवा को समझिए, ईरान भी अब थोड़ा चाहता है, एक लिबरल एक हवा चाहता है। यहाँ भी थोड़ी सी एक हमें अपने सिस्टम को लिबरलाइज करना होगा, क्योंकि यूथ अब इस चीज को टॉलरेट नहीं करे। तो उसने सिस्टम को थोड़ा खोला और लिबरल प्रेसिडेंट लाया। तभी अमेरिका से जब न्यूक्लियर ट्रीटी हुई, तो उससे पहले भी वहां पर एक खातमी करके प्रेसिडेंट आ चुके थे, रूहानी करके आ चुके थे, दे वर द लिबरल प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका ने जिस समय ईरान से संबंध तोड़ा, बस ईरान रिएक्शनरी हो गया, और फिर एक बार कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट को स्टैब्लिश कर दिया। उसी का ज्वलंत उदाहरण है इब्राहिम रईसी। अब जो इंटरनेशनल पार्लेंस है उसमें अटकलबाजी है कि इब्राहिम रईसी के जाने से कोई मेजर पॉलिसी चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी विद्यमान है। जब तक वो है तब तक लाइन ऑफ पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये जो इब्राहिम रईसी थे वो बड़े हार्डलाइनर सिद्ध हुए। हमास को तो पहले ही उन्होंने एक तरह से उकसाया था, और अभी अभी आपने देखा कि यमन के हाउथी रेबेल्स और हिजबुल्लाह तीनों को लीड कर रहे थे, और अभी अरब रीजन में अरब देशों से भी संबंध सुधारना चाहा था। इधर साउथ एशिया में पाकिस्तान की भी यात्रा कर दी थी। तो अभी पॉलिसी चेंजेज ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा कि इस कारण से पॉलिसी चेंज होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 50 अब बहुत अधिक समय तक 50 डेज से ज्यादा उसका पद खाली नहीं रहना चाहिए, तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट अब चुना जाएगा। अभी तो एक वाइस आर्टिकल 131 है, उसके तहत एक वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनको अभी उस पद पर बैठा दिया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन वह बहुत अधिक समय तक नहीं रहेंगे और एक नए प्रेसिडेंट वहां इस्टेब्लिश होंगे। अब एक हमें चिंता यह है कि हमारे चाबहार पोर्ट तो खटाई में नहीं पड़ेगा, नहीं, कोई चूंकि पॉलिसी लाइन पहले का ही कंटिन्यू करेगा, इसलिए हमारा चाबहार पोर्ट खटाई में नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, और हमारे बाकी जो कोलिग्स लोगों ने भी काफी मेहनत करके चीजें आपको स्पष्ट की है। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि ये बेसिक चीजें यहाँ डिस्कस करने का हमारे पास
स्पेस नहीं है। लेकिन हम रेगुलर क्लास में आपको बेसिक फाउंडेशन और एडवांस फाउंडेशन से जब ले चलेंगे तो ये सब चीजें आप खुले रूप में डिस्कस कर पाएंगे। हम लोग आए ही हैं पैराडाइम शिफ्टिंग के लिए, भरोसा रखिए हम लोग इस फील्ड में कुछ करके जाएंगे। हमारे कलीग्स लोग भी अभी यंग हैं, गौरव जी भी अभी काफी यंग हैं, आप इसको देखिए। और आरपी जी तो काफी मेंटेन किया हुआ है, और अभी सौरभ जी तो बिल्कुल ही यंगेस्ट हैं हम लोगों में टीम में, और कई लोग हमारे हैं वो सभी यंग और डायनेमिक हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। बस केवल हम लोग सभी लोग इसी बात से चिंतित है कि हमारे स्टूडेंट्स भी उतने ही मजबूत होने चाहिए कि वो भी उतनी ही जिज्ञासा के साथ हम लोग के साथ मिलकर, एंड दे हैव टू डू द हार्ड वर्क। तो आज ये 8वां मंथन के प्रोग्राम को यही अब विराम देते हैं, एंड देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू।